गुड मॉर्निंग। तो अभी तक हमने जितना प्लांट फिजिक्स का सिलेबस किया सब कंप्लीट हो गया है लगभग। अब जो बचता है आपके पास वो बचता है आपका बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस, और इन अदर वर्ड स्ट्रेस फिजियोलॉजी। ठीक है, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो प्लांट है, जब उन पे स्ट्रेस आता है, बायोटिक मीन जैसे कि जो पैरासाइट्स होते हैं, फंजाई, माइक्रोब्स हो गए, ठीक है, वो कैसे अफेक्ट करते हैं प्लांट को। और एबायोटिक स्ट्रेस मीन जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, पीएच आ गया, राइट, सनलाइट आ गई, ठीक है, जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो कैसे स्ट्रेस कॉज करते हैं किसमें, प्लांट्स में। तो पहले हम एबायोटिक स्ट्रेस देखेंगे और फिर बायोटिक स्ट्रेस देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो आप देख पा रहे हो ये एक प्लांट है। एबायोटिक स्ट्रेस सॉरी बायोटिक स्ट्रेस की बात करें तो उसमें आता है बैक्टीरिया, इंसेक्ट, ठीक है, वायरस, फंजाई, हर्बीवोर्स और निमेटोड्स आते हैं। ठीक है, निमेटोड्स आपने कुछ देखे होंगे एग्जांपल। बैक्टीरिया में आपने देखा होगा जैसे बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स में अपने देखे होंगे कुछ फीड करते हैं जो प्लांट को, लीव्स को। वायरसेस में भी आते हैं, टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है, फंजाई भी करते हैं जैसे कि जो वीट पे लगते हैं, पक्सीनिया आ गया, राइट। अब बात करें हम एबायोटिक स्ट्रेस में तो इसमें क्या क्या आता है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ठीक है, सैलिनिटी, ठीक है, टॉक्सिक एलिमेंट्स, राइट। फिर आता है आपका ड्राउट और पीएच। तो ये कुछ फैक्टर हैं, एबायोटिक स्ट्रेस के अंदर आते हैं और कुछ बायोटिक स्ट्रेस के अंदर आते हैं। इन पे आजकल काफी ज्यादा रिसर्च हो रही है, राइट। Stress can be defined as any environmental condition that prevent the plant from gain full genetic potential. Of course, अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अब स्ट्रेस की बात करें, कोई प्लांट अपना नॉर्मली वर्क कर रहा है, ठीक है, अच्छे से वर्क कर रहा है, जितना काम कर सकता है, प्रोडक्शन कर रहा है शुगर की, सारे एंजाइम्स की अच्छे से प्रोडक्शन हो रही है, ग्रोथ भी हो रही है। तो कोई ऐसा फैक्टर या वन से ज्यादा फैक्टर अगर उसको रिटार्ड करे फंक्शन करने से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो आपको पता है क्या होगा, फोटोसिंथेसिस पे क्या होगा, इफेक्ट होगा, वो लो हो जाएगी एफिशिएंसी, ठीक है। और फिर क्या होगा, शुगर कम बनेगा, शुगर कम बनेगी तो कम ट्रांसपोर्ट होगी, कम ट्रांसपोर्ट होगी तो ग्रोथ कम होगी, तो क्या है, स्ट्रेस का उसकी हमने, ठीक है। स्ट्रेस इज यूजुअली डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट exert a disadvantageous influence on the plant, राइट। नेगेटिव इन्फ्लुएंस करता है वो, मतलब उसका नेगेटिव ही इफेक्ट होगा, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्रेस प्ले अ मेजर रोल इन डिटर्मिनिंग हाउ सॉइल एंड क्लाइमेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज। अब देखो कि स्ट्रेस कैसे प्ले करता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जो प्लांट प्लेन एरियाज पे मिलते हैं और जो प्लांट जो होते हैं वो अल्पाइन या फिर जो हाई एल्टीट्यूड पे प्लांट मिलते हैं, उनमें कितना डिफरेंस है ना। अब जो प्लेन्स पे होंगे वो ज्यादा टेम्परेचर के होंगे, ठीक है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर फेस करेंगे वो। और जो क्या बोलते हैं प्लांट हायर एल्टीट्यूड पे होंगे वो लो टेम्परेचर फेस करेंगे, वो एक स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, अडेप्टेशन की। जैसे कि अपने पाइन्स देखा होगा, उनकी जो लीव्स हैं वो कैसे होंगी, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, ताकि वो स्ट्रेस को कोप अप कर सके। सिमिलरली अगर हम प्लेन्स की बात करें, वहां पे जो फोटोसिंथेसिस है, मतलब वैसे तो होती है पर जो इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर का और सनलाइट का वो ज्यादा हमें देखने को मिलता है, वहां पे हीट ज्यादा देखने को मिलती है, तो उससे भी वो कोप अप करेंगे। तो जो स्ट्रेस है वो क्या बताता है आपको कि सॉइल और क्लाइमेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट स्पीशीज, ठीक है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपने मैनग्रोव प्लांट देखे होंगे, जो कि सॉइल, जहाँ पे सॉइल में सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है वहां पे वो ग्रो करते हैं, तो उसने कैसे कोप अप करके क्या किया है, खुद को अडेप्ट किया है, ठीक है। तो हमें ये भी बताता है स्ट्रेस। चले थोड़ा मतलब बता दिया कि क्या होता है स्ट्रेस, और मतलब ये कि जो फुल पोटेंशियल में वर्क करता है प्लांट, कोई कोई फैक्टर उसको इनहिबिट करने की कोशिश करता है, ठीक है, रिटार्ड करने की कोशिश करता है, उसे हम स्ट्रेस बोल सकते हैं। और स्ट्रेस बहुत सारे फैक्टर, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एवॉइडिक स्ट्रेस मैंने आपको बता दिया और बॉडिक स्ट्रेस में बता दिया। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि जो स्ट्रेस होता है वो कैसे प्लांट को, की स्पीशीज को वेरी कर रहा है। जैसे हाई टेम्परेचर पे अलग प्लांट्स मिलेंगे, लो टेम्परेचर पे अलग प्लांट्स मिलेंगे, जहाँ पे सोल्ट की कंसेंट्रेशन कम होगी वहां पे प्लांट कुछ और मिलेंगे, जहाँ पे ज्यादा होगी वहां पे कुछ अलग मिलेंगे। थोड़ा आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। एक स्ट्रेस को पढ़ने के बाद, मतलब जब पढ़ते हैं हम
तो उसमें दो टर्म सबको ये पता होना चाहिए, एक होती है एक्लिमेटाइजेशन और एक होती है एडेप्टेशन। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एडेप्टेशन, एडेप्टेशन होगी, राइट। एक होती है एक्लिमेटाइजेशन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जैसे हम हिमाचल वाले लोग या फिर और जैसे यूपी वाले लोग फॉर एग्जाम्पल कंपैरिजन करके चलते हैं। अब वहां पे देखा होगा उनका कलर थोड़ा डार्कर होता है एज कम्पेयर टू हिमाचल वाले से। अगर कोई हिमाचल वाला पर्सन या जम्मू कश्मीर वाला पर्सन कुछ ऐसे एरिया में चला जाता है, साउथ साइड में चला जाता है, ठीक है, केरला में चला गया या यूपी मतलब इस साइड चला गया, तो क्या होता है, उनको टैनिंग हो जाती है, राइट। और फिर वो कुछ टाइम के बाद अपने होम पे वापिस आ जाते हैं, ठीक है, तो वो टैनिंग चली जाती है, इसे हम बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन। ठीक है। और जो एडेप्टेशन होती है उसमें होता है परमानेंट चेंज, मतलब जेनेटिक लेवल पे चेंज होता है, जबकि एक्लिमेटाइजेशन पे जेनेटिक लेवल पे चेंज नहीं होता, शॉर्ट टर्म पे होता है। ठीक है, ये टेम्परेरी है, शॉर्ट टर्म फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, नॉन हेरिटेबल और फिजियोलॉजिकल चेंज, तो ये ध्यान रखना, ये क्या है, नॉन हेरिटेबल चेंज है। ठीक है, जैसे एग्जांपल होता है हार्डनिंग ऑफ द प्लांट्स, ये एक नॉन हेरिटेबल चेंज है। अब अडेप्टेशन की बात करते हैं, ये एक परमानेंट चेंज है और लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट होती है, राइट। हेरिटेबल चेंज ऑफ एट जेनेटिक लेवल, जेनेटिक लेवल पे हमें ये देखने को मिलता है। अब जैसे कोई एग्जांपल है, जैसे हमने पढ़ा ये C3 प्लांट का C4 प्लांट में कन्वर्ट हो जाना। अपने दोनों साइकिल पढ़ी है, C3 साइकिल भी और C4 साइकिल भी पढ़ी, तो हमने देखा C3 साइकिल में सिर्फ मीसोफिल में ही हो रही थी फोटोसिंथेसिस, जबकि C4 साइकिल में क्या हो रहा था, मेसोफिल और बंडल सेल दोनों ही इन्वॉल्व हो रहे थे। ठीक है, तो ये भी क्या है, अडेप्टेशन है। ठीक है, प्लांट इन स्ट्रेस इट कैन बी अ स्ट्रेस अवॉइडर और स्ट्रेस टॉलरेंट। तो ये ध्यान रखना, जब भी प्लांट स्ट्रेस में आता है तो वो स्ट्रेस को अवॉइड करता है या उसको टॉलरेट करता है। ठीक है, तो उसमें एक आता है सेंसिटिव और एक होता है रेजिस्टेंस। तो थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। स्ट्रेस अवॉइडर जो होते हैं अवॉइड स्ट्रेस बाय डेवलपिंग स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। अगर अवॉइड करना हो तो कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलती हैं। एक होते हैं सक्यूलेंट प्लांट्स, जैसे सक्यूलेंट प्लांट जो होते हैं। फिर आते हैं आपकी वैक्सी कोटिंग, कोटिंग हो जाना वैक्स की प्लांट के ऊपर की लीफ के ऊपर। ठीक है, थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा और स्कोटो ओपनिंग। तो ये कुछ अवॉइड स्ट्रेस को अवॉइड करने की स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की है प्लांट्स में। ठीक है, एक होते हैं स्ट्रेस टोलरेंट। अगर टोलरेंट करते हैं तब कैसे करते हैं, स्ट्रेस टोलरेंट डू नॉट हैव एनी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन फॉर अवॉइडिंग स्ट्रेस, दिस रिड्यूस ग्रोथ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन और फॉलिंग ऑफ लीव्स। अब इन्होंने जब टोलरेट करना हो तो ये क्या करेंगे, कोई भी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। पहला, अगर उन पे इफेक्ट होता है तो क्या होगा, उनकी ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी और ट्रांसपायरेशन और फॉलिंग ऑफ लीव्स। अब देखो अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जब अवॉइड करता है तो फॉर एग्जाम्पल आपको कोई काम करना है, आपको वो नहीं करना है, आपको पता है इसको स्ट्रेस, आपको जब उस काम को करोगे तो स्ट्रेस मिलेगा, तो क्या बोलोगे, कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा, मॉडिफिकेशन कर रहे हो ना। और जब उसको काम को करोगे तो आपको स्ट्रेस आएगा, तो क्या करोगे, आप खाना पीना भूल जाओगे, दोस्तों से बात करना भूल जाओगे। तो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसे समझ सकते हो आप। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रोटीन फॉर्म ड्यू टू द स्ट्रेस कंडीशन। अब देखा जब कोई प्लांट स्ट्रेस में होता है तो कुछ प्रोटीन्स को फॉर्म करता है, तो वो देखना क्या है, प्रोटीन्स एंड इंजाइम्स, प्रोटीन्स और इंजाइम्स करता है वो। पहला चैपरोन्स, सुना होगा आपने, हीट शॉक प्रोटीन्स, ली प्रोटीन, ये हमने एबीए में पढ़ा था। ओस्मोटीन एक होती है, एक एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन होती है, ये हमें जो हाई एल्टीट्यूड में मिलती है प्लांट वहां पे देखने को मिलती है। आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, ओस्मोलाइट सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स, इनके बारे में भी आप थोड़ा आगे देखोगे। ठीक है, वाटर और सोडियम, सॉरी पोटेशियम, शुगर डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स और प्रोटीएस। तो ये कुछ जो है प्रोटीन और एंजाइम्स हमें देखने को मिलते हैं जब स्ट्रेस में होता है प्लांट। और एक होती है रेगुलेटरी प्रोटीन्स, उनमें क्या क्या आती हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएंगे जो कि रेगुलेट करेंगे, प्रोटीन काइनेस, एडिशन ऑफ फॉस्फेट या फिर रिमूवल होगा, ठीक है, प्रोटीन फॉस्फेटेस आएंगी और वेरियस बायोसिंथेटिक इंजाइम्स आएंगे। तो ये ध्यान रखना कौन कौन सी प्रोटीन होती है स्ट्रेस में। एक ये ओस्मोलाइट सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स और डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम्स है, ठीक है। ये कुछ प्रोटीन्स के बारे में देखा। अब एबॉटिक स्ट्रेस में क्या आएगा वो देखेंगे हम। यहाँ पे कोल्ड, हीट, फ्लडिंग, ड्रॉट, सैलिनिटी, हैवी मेटल्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्मोटिक स्ट्रेस के बारे में।
ठीक है। प्लांट एडजस्ट ऑस्मोटिकली टू ड्राइंग सॉइल बाय एक्यूमुलेटिंग सोल्यूट्स। तो होता क्या है, ऑस्मोटिक स्ट्रेस मीन्स ऑस्मोलाइट मतलब सोल्यूट, राइट। अब देखो अगर बहुत सारा कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है सॉल्ट्स की, तब भी चेंजेस तो आएंगे प्लांट में। तो उसको कोप अप करने के लिए तो वो क्या करता है, जो प्लांट होते हैं वो कुछ सोल्यूट्स को एक्यूमुलेट कर लेते हैं अपनी सेल के अंदर। तो ये ध्यान रखना, कुछ सेल्स जो होते हैं वो अपने वैक्यूल्स में या अपने साइटोप्लाज्म में सोल्यूट्स को एक्यूमुलेट कर लेते हैं, ताकि कंसंट्रेशन जो हो यहाँ पे प्लांट के अंदर ज्यादा रहे सोल्यूट की। और आपको पता है जब ज्यादा सोल्यूट की कंसंट्रेशन रहेगी तो वाटर कहाँ करेगा, इनसाइड मूव करेगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑस्मोटिक स्ट्रेस कॉज्ड बाय आइदर ड्रॉट, सैलिनिटी, कोल्ड स्ट्रेस। अब देखो जब पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा तब भी हमें ये देखने को मिलेगा, सैलिनिटी मतलब बहुत ज्यादा सॉइल में एक्यूमुलेशन हो जाएगी सॉल्ट्स की तब, और कोल्ड स्ट्रेस, कोल्ड मतलब फ्रीजिंग टाइम पे, तब तब भी जो वाटर जो प्लांट होते हैं वो वाटर को अपटेक नहीं कर पाते हैं, तब हमें ऑस्मोटिक स्ट्रेस देखने को मिलता है। ठीक है, इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एबॉटिक फैक्टर विच हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन प्लांट इवोल्यूशन। इसने बहुत ही मेजर प्ले किया है रोल प्लांट के इवोल्यूशन में, राइट। ऑस्मोटिक स्ट्रेस इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस encompasses both drought, salinity। तो इसमें ड्राउट और salinity को हम ज्यादा लेके चलते हैं। इंड्यूस फ्लावरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल इन द प्लांट सेल। ठीक है, अब इसके दो हैं। देर आर टू मेन वेज बाय विच ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट कैन टेक प्लेस। जब कोई प्लांट ड्रॉट, सैलिनिटी या कोल्ड स्ट्रेस को फेस करता है ना, तो वो दो तरह से ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करता है सेल के अंदर। ठीक है, कौन कौन से, पहला वन इन्वॉल्विंग द वैक्यूल्स, अपने वैक्यूल्स में कुछ चेंजेस करता है। सेकंड अदर द, जो है वो साइटोसोल है या फिर साइटोप्लाज्म में कुछ चेंजेस करता है। ठीक है, अब देखते हैं व्हेन द आयन कंसंट्रेशन इन द वैक्यूल इंक्रीजेस, अदर सोल्यूट मस्ट एक्यूमुलेट इन द साइटोसोल टू मेंटेन द वाटर पोटेंशियल इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू कंपार्टमेंट्स, एंड दीज सोल्यूट आर कॉल्ड कंपैटिबल सोल्यूट। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कंपैटिबल सोल्यूट क्या है, और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। कंपैटिबल osmolyte या सोल्यूट ऑर्गेनिक compounds that are osmotically active in the cell but do not destabilize the membrane or interfere with the enzyme function at higher concentration। ठीक है, अब होता क्या है देखो, ये एक प्लांट सेल है, ये कैसे प्लांट में एक सेल लिया हमने। ठीक है, इसके अंदर वैक्यूल्स भी है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये अदर साइटोप्लाज्म और अदर इसमें ऑर्गेनेलीज है। ठीक है, तो मैंने बताया कि अगर प्लांट को ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करनी होगी तो वो दो तरह से करेगा, पहले वैक्यूल्स में और साइटोसोल में। तो क्या होता है कि जो आयन की कंसंट्रेशन होती है ना वो इस वैक्यूल्स में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, राइट। और अदर जो सोल्यूट मस्ट एक्यूमुलेट, और जो कुछ और सोल्यूट्स होते हैं वो साइटोसोल में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, राइट। और इस तरह से क्या होता है, वाटर पोटेंशियल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। ठीक है, बिटवीन द टू कंपार्टमेंट्स, राइट। अब जो हम बात करते हैं, जो सोल्यूट हैं जो हम बोल रहे हैं कि एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो सोल्यूट एक्चुअल में है क्या, क्योंकि आपको पता है अगर प्लांट सेल के अंदर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो वो कहीं ना कहीं हैम्पर करेंगे प्लांट के फंक्शन को। ठीक है, ये तो फिर इंजाइम के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, अब जो सोल्यूट्स हैं उनका नाम है कंपैटिबल सोल्यूट्स, और इन अदर वर्ड्स कंपैटिबल ओस्मोलाइट्स। तो ये ध्यान रखना, कंपैटिबल सोल्यूट्स और कंपैटिबल ओस्मोलाइट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन डीबीटी में भी बनता है और नेट में भी बनता है। ठीक है, इनके एग्जांपल्स पूछ जाते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। एक्चुअल में जो हम सोल्यूट की कंसंट्रेशन एक्यूमुलेट करवा रहे हैं साइटोसोल में, वो एक्चुअल में है क्या। तो ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट आर ऑस्मोटिकली एक्टिव इन द सेल। ऑस्मोटिकली ये एक्टिव होंगे, पर क्या करते हैं, ये डिस्टेबलाइज नहीं करते हैं मेम्ब्रेन को, और ना ही इंजाइम के फंक्शन को हैम्पर करते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसे सोल्यूट्स हैं, इनका काम ये होता है कि स्टेबलाइज करनी होती है चीजों को। ठीक है, और अगर ये हायर कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है तो वो जो सेल के अंदर वो किसी भी इंजाइम के फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और ना ही मेम्ब्रेन को डिस्टेबलाइज करेंगे। अब जैसे आपको पता होगा कि अगर आपको बहुत सारी प्रोटीन्स को आइसोलेट करना हो सेल से, ठीक है, तो आप हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्ट्स देते हो जैसे कि NaCl, ताकि जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, जो मोस्टली एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है ना वो निकल आती है सॉल्ट की कंसेंट्रेशन से, और ये तो हैवी सोल्यूट। ठीक है, बट ये वाले जो होते हैं वो मेम्ब्रेन में कोई भी चेंजेस नहीं करवाते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो ये कौन से आते हैं, कंपैटिबल सॉल्यूट्स।
Plant cells can tolerate high concentration of these compounds without detrimental effect on metabolism. ठीक है, अगर ये कंसंट्रेशन की ज्यादा भी होती तब भी चले, राइट। ठीक है, अब जो कंपेटिबल सॉल्यूट की हम बात कर रहे हैं, 4 ग्रुप हैं उनके, ठीक है, उनको हम देखना है कौन कौन से हैं। पहला, अमीनो एसिड्स भी कंपेटिबल सोल्यूट्स में आते हैं, ठीक है। शुगर अल्कोहल मीन्स शुगर के साथ अटैच्ड अल्कोहल। क्वाटिनरी अमोनियम कंपाउंड्स, अमोनियम के साथ NH4 पॉजिटिव के साथ कुछ अदर कंपाउंड्स अटैच्ड हों, तब हमने बोलते हैं क्वाटिनरी अमोनियम कंपाउंड्स। फिर आते हैं टर्शरी सल्फोनियम कंपाउंड्स। तो ये 4 क्लासेस हैं, ठीक है। इनके पूछाते हैं, आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, कि कौन सा है कंपेटिबल सॉल्यूट्स, कौन सा नहीं है। पहली बात करते हैं अमीनो एसिड की, पहले थोड़ा आगे देख लेते हैं। नोट दैट दीज कंपाउंड्स आर स्मॉल एंड हैव नो नेट चार्ज। नेट चार्ज नहीं होता वो, अगर ये पॉजिटिव है तो इसके साथ कोई नेगेटिव स्पीशीज होगी तो टोटल नेट चार्ज इनका 0 हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। सिंथेसिस ऑफ कंपेटिबल कंपाउंड इट्स एन एक्टिव मेटाबॉलिक प्रोसेस, और एनर्जी इनके लिए रिक्वायर्ड होती है। तो देखना, जब भी इनको बनाने की बात हो तो इनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखते हैं क्या है। अब बात करते हैं पहले अमीनो एसिड, तो उसमें आते हैं प्रोलीन। तो प्रोलीन क्या है, कंपैटिबल कंपाउंड, ठीक है, सोल्यूट है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ था आई थिंक डीबीटी में। क्वाटिनरी अमोनियम कंपाउंड्स में क्या आते हैं, ग्लाइसिन, बिटाइन, ठीक है, प्रोलीन, बिटाइन, और बी एलेनिन, बिटाइन, ठीक है, और कोलिन और सल्फेट। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल है किसके, क्वाटिनरी अमोनियम कंपाउंड्स के। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं पार्ट बी में, ठीक है। दूसरा है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, उसमें क्या आता है, डी सोर्बिटोल, डी मैनिटोल, ठीक है। मोनो एंड डाइसेक्राइड साइक्लिटोल्स, ठीक है, इसमें क्या से आते हैं, मतलब ये सारी शुगर अल्कोहल्स हैं। सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डी पिनिटोल, ठीक है, डी ओनोनिटोल, और डी क्यू ब्रैकीटोल, मायोनिसिटोल, और ट्रीहेलोस। अब इसमें याद क्या रखना है आपको, पहला ट्रीहेलोस, ठीक है, मायो इनिसिटोल, ठीक है, और ये याद रख लेना। और ये दो तो आप रख ही लेना, डी सोर्बिटोल और डी मैनिटोल, कौन सी है, शुगर अल्कोहल है, राइट। अब जो नेक्स्ट आता है वो क्या है, टर्शरी सल्फोनियम कंपाउंड। इसमें क्या आता है, 3 डाइमिथाइल सल्फोनियम प्रोपियोनोट, प्रोपियोनोट, ठीक है, ये लर्न कर लेना। तो मैं अलग से कर देती हूँ, ठीक है, ये कर लेना, ये 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 वाला, ये लो, ये 4 तो हो जाने चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल लर्न कर लेना। तो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम वाटर स्ट्रेस की, जब प्लांट वाटर स्ट्रेस फेस करे, ठीक है। 2 तरह के हो सकता है, एक वाटर डेफिशिएंट हो सकता है, एक वाटर लॉग कंडीशन। वाटर डेफिशिएंट जैसे ड्राउट्स, और वाटर लॉग कंडीशन जैसे फ्लड, राइट। और वाटर डेफिशिएंट की बात करें तो उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, दिस कंडीशन विल रिड्यूस द वाटर पोटेंशियल एंड दिस कैन बी ड्यू टू द ड्राउट, हाइपर सैलिनिटी एट फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो 3 तरह से हो सकता है, या तो पानी ना मिले उसको, या बहुत ज्यादा सोल्ट हो बाहर, या फ्रीजिंग कंडीशन हो। क्योंकि आपको पता है जब फ्रीजिंग कंडीशन होता है तो जो प्लांट है वो वर्क नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि टेम्परेचर लो होगा तो एंजाइम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं। और जो साथ में जो वाटर सेल, सॉरी, जो प्लांट सेल होता है उनके अंदर जो वाटर होता है वो फ्रीज होने शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जब अडेप्टेशन टू वाटर डेफिशिएंट कंडीशन जब होती है तब कौन कौन से अडेप्टेशन हमें देखने को मिलती है। पहली, डिक्रीज लीफ एरिया, इंक्रीज वैक्स और क्यूटिकल डिपोजिशन, लीव एक्सिशन हो जाता है, मतलब ज्यादा लीफ को वो कट कर देगा, फॉल ऑफ कर देगा, ठीक है, ताकि जो है ज्यादा कंज्यूम ना हो वाटर, ठीक है। लॉन्ग डीप ग्रोइंग रूट्स, आपको पता है जब डीप रूट्स होंगी तो क्या होगा, वाटर टेबल तक जाएगी रूट्स, तो वाटर को यूज करेंगे। टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। कैम पाथवे रन करेंगे प्लांट, ठीक है। सर्कुलेंसी इन प्लांट, जैसे सर्कुलेंट प्लांट्स आपने देखे हैं जो बहुत सारा वाटर ग्रो करके रखते हैं, जब उनको तोड़ोगे ना तो बहुत सारा वाटर देखने को मिलेगा आपको। कंपैटिबल सॉल्यूट सिंथेसिस इंक्रीज, जो कंपेटिबल सॉल्यूट्स के हमने एग्जांपल पढ़े जैसे प्रोलीन, डी सोर्बिटोल, डी मैनिटोल, तो उनकी सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी, ताकि वो क्या करें, अपने प्लांट की सेल के अंदर कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज्यादा रखें, ठीक है, ताकि बाहर से वाटर अंदर की तरफ आए, राइट।
और जो नेक्स्ट है, और जो लास्ट है आपका, फंक्शन टू प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक स्ट्रेस एंड बैलेंस वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ तक थे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमें देखने को मिलते हैं जब वाटर स्ट्रेस में होता है प्लांट। लिखिए, चले आगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लड वाटर स्ट्रेस की। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट विल क्रिएट anaerobic कंडीशन इन द सॉइल एंड सबमर्ज प्लांट एंड इट विल स्टार्ट टू स्टिमुलेट फर्मेंटेशन, जिसे हम बोलते हैं पास्चर इफेक्ट। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सॉइल के पास, मतलब जो रूट्स हैं उनके पास कंडीशन ऑक्सीजन अवेलेबल हो ही नहीं पाती ज्यादा। ठीक है, सबमर्ज प्लांट में, और जिसकी वजह से क्या होती है, फर्मेंटेशन होने शुरू हो जाती है और अल्कोहल की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें इफेक्ट क्या होते हैं, एसिडिफिकेशन ऑफ द साइटोसोल, ठीक है, इथेनोलिक फर्मेंटेशन, बायोसिंथेटिक पाथवे देखने को मिलते हैं जिसमें इथाइलिन विल इंक्रीज, और एरनकाइमा। एरनकाइमा देखा होगा आपने, जैसे कि अगर आप कभी लोटस की स्टेम को जो होती है ना उसको थोड़ा कट करके देखो, तो उसमें आपको ना होल फूल्स देखने को मिलेंगे। तो एरनकाइम ऐसे सेल्स होते हैं ना जो होलो स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं, जैसे जो मैनग्रोव प्लांट्स होते हैं ना, ठीक है, उनकी जो रूट्स होती है ना उसमें स्पेशली स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन को कैप्चर करते हैं, फंक्शन करते हैं, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं नीमेटो। ठीक है, नीमेटोफोर्स। तो ये हमें देखने को मिलते हैं ये वाले इफेक्ट जिनमें वाटर स्ट्रेस हो, कौन सा, जब फ्लड कंडीशन हो। ठीक है, तो देखिए, थोड़ा आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, ऑस्मोटिक स्ट्रेस कंप्लीट कर लिया, वाटर स्ट्रेस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, थोड़ा हीट स्ट्रेस देखते हैं और चिलिंग स्ट्रेस, फिर उसके बाद हम एवीए का रोल देखते हैं सबसे लास्ट में। ठीक है, तो बात करते हैं हम हीटिंग स्ट्रेस की। ये थर्ड टाइप का चल रहा है, हीटिंग स्ट्रेस, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए तब क्या होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, उसके अकॉर्डिंग आपके देखेंगे। सिंथेसिस ऑफ हीट शॉक प्रोटीन फॉर प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन एट हाई टेम्परेचर। अब आपको पता है, अब जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तब क्या होता है, इंजाइम्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो डिस्ट्रक्शन होने शुरू हो जाती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए क्या होता है, एक हीट शॉक प्रोटीन्स होती है। अब कौन कौन सी प्रोटीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं डीबीटी में, राइट। देखो, हीट शॉक प्रोटीन 100 हमें साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है, 90 हमें साइटोसोल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को मिलती है, और हीट शॉक प्रोटीन 70 हमें साइटोप्लाज्म ईआर माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलती है, 60 हमें क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलती है, और एसएम हीट शॉक प्रोटीन हमें साइटोसोल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलती है। अब जो 70 और 60 है, अगर आपने जब कभी देखा होगा प्रोटीन की लोकलाइजेशन, तब आपने माइटोकॉन्ड्रिया में HSP 70 देखी थी। ठीक है, और जब क्लोरोप्लास्ट में देखा होगा तब 60 देखी हो। 70 के तो आपको याद होगा पर शायद क्लोरोप्लास्ट का कोई याद ना हो। तो यहाँ से ये दोनों चीजें याद रहेंगी। और ये याद रखना कि साइटोप्लाज्म बहुत बड़ा है तो उसमें 100 सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखना आप। और प्रोटीन प्रोडक्शन कौन कौन सी इंक्रीज होती है, कौन सी, एक होती है RAB, रिस्पॉन्सिन टू ABA, ली लेट इम्ब्रोजेनेसिस प्रोटीन, DHN डिहाइड्रिन, और RD29 डिहाइड्रिन, ये कुछ प्रोटीन्स हैं। ठीक है, जो जो क्वेश्चंस का एरिया होगा वो मैं आपको बता दूंगी, और ये बातें जो है कुछ समझने के लिए तो वो आप देख लेना। ठीक है, ये जैसे 1 या 2 टाइम्स आप रिवीजन कर सकते हो इसकी, तो अभी पढ़ लिया और कुछ टाइम के बाद रिवाइज किया, और जब ऐसे रिवाइज कर सकते हो आप। ठीक है, अब हीट शॉक कंडीशन जो होती है कब होती है हमें, जो फोटोसिंथेसिस रेट विल बी डिक्रीज। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट विल बी इंक्रीज। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पे इंक्रीज आएगा, अच्छा नहीं नहीं ठीक है। ठीक है, तो जैसे हीट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाएगा, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा, रिजर्व फूड मटेरियल डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब फोटोसिंथेसिस हो नहीं पा रही है, तो जो भी रिजर्व फूड मटेरियल वो यूज होगा, और जिसकी वजह से जो उसका पूरा रिजर्वॉयर है वो कम होता चला जाएगा। स्टोर्ड शुगर इन फ्रूट एंड वेजिटेबल डिक्रीजेस एंड स्वीटनेस डिक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो फ्रूट्स हैं वो क्या एक सोर्स है जहां पे स्टोर होती है शुगर। ठीक है, हाई टेम्परेचर विल डिक्रीज द मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी। सबको पता होगा कि जो
फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनकी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, ठीक है। अडेप्टेशन इन प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू हाई टेम्परेचर क्या क्या होते हैं? पहला, रिड्यूस्ड लीफ एरिया, ठीक है। हेयरी आउटग्रोथ, वैक्स एंड थिक क्यूटिकल और स्पाइन और थोन्स हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपने कभी नोटिस किया होगा जो डेजर्ट के एरिया है ना, वहां पे क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं? बेर ज्यादा देखने को मिलते हैं। और उन पे क्या प्रेजेंट होता है? उनके लीफ देखिए कितने छोटे छोटे होते हैं, थोन्स भी होते हैं। तो वो क्या है? अडेप्टेशन। किसकी वजह से? जब बहुत ज्यादा हीट होती है, हीट स्ट्रेस होता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है वो आपका चिलिंग स्ट्रेस और फ्रीजिंग स्ट्रेस है। तो हम देखते हैं अब चिलिंग और फ्रीजिंग में क्या डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं चिलिंग स्ट्रेस की, तो अकर्स व्हेन टेम्परेचर्स आर बिटवीन 0 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस, तब हम बोलते हैं चिलिंग स्ट्रेस, ठीक है। इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं? चिलिंग स्ट्रेस कैन काउज विल्टिंग। अब विल्टिंग क्या होती है, कोई बता सकता है? ये मैंने आपको बताया। चिलिंग काउज विल्टिंग, ठीक है, डिपॉजिट इन द सेल्स एंड इंक्रीज सब्सिक्वेंटली टू द पैथोजन। सस्पेक्टिवली क्या है? सस्पेक्टिबिलिटी टू पैथोजन, ठीक है। तो जब चिलिंग स्ट्रेस हमें देखने को मिलता है ना, तब जो प्लांट होता है वो मोर प्रोन होता है टूवर्ड पैथोजन, मतलब उस पे पैथोजन का अटैक होना हो सकता है ज्यादा, ठीक है। थोड़ा और देखते हैं क्या क्या होता है। ग्रोथ रेट बिकम स्लो, डिसकलरेशन ऑफ लीव्स, लेसन्स फॉर्म ऑन द लीफ, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है। तो ये हमें चिलिंग स्ट्रेस में देखने को मिलता है। अब थोड़ी बात करते हैं कि जो फ्रीजिंग स्ट्रेस होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अकर्स व्हेन टेम्परेचर आर बिलो 0 डिग्री। तो डिफरेंस याद रखना, चिलिंग स्ट्रेस जो होता है वो 0 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि जो फ्रीजिंग स्ट्रेस होता है वो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। फ्रीजिंग स्ट्रेस कैन cause ice crystal to form within the plant tissue and which can lead to plant death and unmarketable products। तो ध्यान रखना कि जो फ्रीजिंग स्ट्रेस है वो ज्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू चिलिंग स्ट्रेस। समहाउ चिलिंग स्ट्रेस के लिए तो कोप अप कर लेगा, बट अगर फ्रीजिंग स्ट्रेस हुआ प्लांट को तो वो डेथ की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। जब आइस की फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो जाती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लिएशन, तब मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब इसके इफेक्ट क्या है? टिश्यू डैमेज हो जाएगा, ठीक है। आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगी। रिस्पॉन्स टू प्रिवेंट द एंटी फ्रीजिंग, रिस्पॉन्स टू प्रिवेंट फ्रीजिंग, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और ग्लिसरॉल फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। तो ये ध्यान रखना, जब भी फ्रीजिंग स्ट्रेस होता है तो हमें ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और आपको पता है कि क्या है? शुगर, ठीक है। एक फैटी एसिड कंपाउंड बोल सकते हो जिसके साथ अल्कोहल अटैच्ड होती है, ठीक है, राइट। अब रिस्पॉन्स टू प्रिवेंट फ्रीजिंग, क्या क्या रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलते हैं? पहला, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड सिंथेसिस इंक्रीज। जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ना, उनकी सिंथेसिस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। डिसेचुरेटेड इंजाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और शॉक प्रोटीन्स की सिंथेसिस भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब कोई बता सकता है मुझे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड क्यों इंक्रीज होगा? ठीक है, ब्रीदिंग स्ट्रेस में देख लिया। थोड़ा मूव करते हैं आगे। फोटो इनहिबिशन, जिसे हम बोलते हैं लाइट स्ट्रेस। जो प्लांट है वो लाइट स्ट्रेस भी फेस करता है। वो क्या है? इनहिबिशन फ्रॉम वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज इट मे डैमेज द प्लांट सेल, ठीक है। तो ये जो लाइट स्ट्रेस था, ये हम फोटोसिंथेसिस के साथ भी रिलेट करते हैं, कि जैसे मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था कि कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं, तो उनमें से एक ये वाला फैक्टर भी आता है, फोटो इनहिबिशन, ठीक है। और इट अ फॉर्म ऑफ लाइट स्ट्रेस। जब बहुत ज्यादा इंटेंसिटी हो जाती है ना लाइट की, तब हम उसे बोलते हैं लाइट स्ट्रेस, जो कि डैमेज करता है प्लांट्स में। फोटो इनहिबिशन इज रिवर्सिबल इन अर्ली स्टेजेस। जब अर्ली स्टेजेस होंगे मतलब जब इंटेंसिटी हाई होगी बट बहुत ज्यादा हाई नहीं होगी, ठीक है, मतलब हाई होगी पर वेरी हाई नहीं होगी, तब ये रिवर्सिबल फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड इनहिबिशन however result in damage to the system such that PS2 reaction center and must be disassembled and repaired। से होता क्या है कि प्लांट के अंदर आपको पता होगा एक PS2 है, एक क्या है? PS1 है, ठीक है। ये सेंटर होते हैं, ठीक है।
इन सेंटर को बनाने वाली, इनको मेंटेन करने वाली प्रोटीन्स होती हैं जिनका नाम होता है डी प्रोटीन्स। उनमें आती है D1 D2 प्रोटीन्स आती है, ठीक है। तो जब अर्ली स्टेजेस जब होती हैं, जब लाइट स्ट्रेस हो रहा होता है स्टार्टिंग, तब ये प्रोटीन्स जो होती हैं बनती हैं, फिर वो डैमेज हो जाती हैं, फिर से बनने शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो मतलब कोप अप कर लेता है समहाउ कहीं ना कहीं प्लांट, ठीक है। बट क्या होता है जब बहुत ज्यादा लाइट स्ट्रेस हो जाता है, तो ये जो प्रोटीन्स होती हैं, ये एक बार डैमेज हो गई तो फिर वो नहीं बन पाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं, द कोर ऑफ द रिएक्शन सेंटर कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। तो हमने जो रिएक्शन सेंटर देखे थे ना, तब बहुत सारी क्लोरोफिल्स अटैच थी, ग्रंथोफिल्स, एसेसरी पिगमेंट्स अटैच थे। तो वहां पे क्या होता है, प्रोटीन्स होती हैं, कौन सी, एक D1 प्रोटीन होती है, एक D2 प्रोटीन होती है, ठीक है। द मेन टारगेट ऑफ दिस डैमेज इज D1 प्रोटीन, हाई टर्नओवर नंबर होता है इसका, एंड दैट मेकअप द पार्ट ऑफ PS2 रिएक्शन सेंटर कॉम्प्लेक्स। तो आप बोल सकते हो कि PS2 के पास D1 प्रोटीन होती है, ठीक है। When D1 is damaged by the excess light, it will be removed from the membrane and replaced with a new synthesized molecule। जैसे ये डैमेज हो जाती है तो इसको रिप्लेस कर देते हैं नए मॉलिक्यूल के साथ। एंड द अदर कंपोनेंट ऑफ PS2 रिएक्शन सेंटर आर नॉट डैमेज बाय द एक्सेस एक्साइटेशन, ठीक है। तो पर जो अदर वाले पार्ट होते हैं वो डैमेज नहीं हो पाते। जो डैमेज होने वाला पार्ट होता है ये डी प्रोटीन ही होती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना डी प्रोटीन के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है नेट पे, ठीक है। तो डी प्रोटीन किसके पास आ रही है, PS2, जो रिएक्शन सेंटर है उनके पास होती है। और जो डैमेज करना होता है वो इसी पे ही होता है डैमेज, और कहीं नहीं। मतलब बोल सकते हैं कि यही एक वीक पॉइंट है जहां पे हमें डैमेज का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उसको फिर रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। अब काउस ऑफ फोटो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है, हाई टेम्परेचर स्ट्रेस, ड्राउट, वाटर स्ट्रेस और सैलिनिटी स्ट्रेस। तो ये सारे के सारे क्या कराते हैं, फोटो इनहिबिशन स्ट्रेस करवाते हैं, ठीक है। अब मैकेनिज्म कैसे चलता है, देखो होता क्या है, जैसे स्ट्रेस इंक्रीज होता है तो सुप्रेस हो जाती है CO2 की फिक्सिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ROS, मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती है, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ D1 सिंथेसिस, और वो क्या करती है, D1 की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। और इनहिबिशन ऑफ PS2 रिपेयर, अब जो PS2 को रिपेयर करने वाला जो मैकेनिज्म होता है वो कहीं ना कहीं उसको स्टॉप कर देती है, ठीक है। और फोटो इनहिबिशन ऑफ PS2 हो जाती है और रिजल्टिंग इन फोटो ऑक्सीडेशन और पिगमेंट ब्लीच एंड लिपिड पर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जब लाइट ज्यादा होगी तो ऐसे देखने को मिलता है हमें। 2 मिनट रुकना। तो पहले ये हुआ कि एक तो हमने बोला कि जब थोड़ी कम इंटेंसिटी है, राइट, एक नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा है, बोल सकते हैं, पर इतनी भी ज्यादा नहीं है कि वो डैमेज ही कर दे, तो थोड़ी बहुत डैमेज हो रही है पर रिवर्सिबल, हम इसको ठीक कर ले रहे हैं। पर जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है तब क्या होता है कि ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सिंग होती है वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेट हो जाती है, जो कि D1 की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। अब जब D1 सिंथेसाइज हो ही नहीं पाएगा तो PS2 रिपेयर नहीं हो पाता, ठीक है, इसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी अच्छे से, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होती है, फोटो इनहिबिशन ऑफ PS2, और यहाँ पे होता है रिजल्ट इन फोटो ऑक्सीडेशन, पिगमेंट ब्लीच एंड लिपिड फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब तो पता कैसे लगा, एक लिकोमाइसिन और एक क्लोरो एम्फिनिकोल एक ड्रग है, ठीक है। इनको यूज किया गया प्लांट में, साइनोबैक्टीरिया पे टेस्ट किया गया, ठीक है। तो वहां से ये पता लगा कि ये बहुत सारी प्रोटीन की सिंथेसिस को ब्लॉक करके रखती है, ठीक है। और साथ में जो लिकोमाइसिन है ये क्या करती है, D1 प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टॉप करती है, ठीक है। और साथ में जो PS2 की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक्टिविटी है उसको भी ब्लॉक करती है, ठीक है। वहां से हमें पता लगा कि जो फोटो इनहिबिशन कैसे वर्क करता है, ठीक है। और साथ में आप इस ड्रग्स के थ्रू भी ये वाला प्रोसेस देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ड्रग्स थी जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक होता है सॉल्ट स्ट्रेस, ठीक है। अब सॉल्ट स्ट्रेस में क्या क्या आता है, एक हैलोफाइट आते हैं, एक ग्लाइकोफाइट आते हैं, एक साल्ट एक्यूमुलेटर आते हैं। जो हैलोफाइट होते हैं उनका क्या काम होता है, सॉल्ट रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं, ठीक है। एक होते हैं ग्लाइकोफाइट, उन्हें हम बोलते हैं सॉल्ट सेंसिटिव प्लांट, ठीक है। एक होते हैं सॉल्ट एक्यूमुलेटर जो कि सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं और
स्टोर करते हैं, ठीक है। और ये हमें कब देखने को मिलता है सोल्ट स्ट्रेस, जब सोल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो सॉइल में, या फिर सोल्ट कंसंट्रेटेड सॉइल। इसमें क्या हो सकता है, जहां पे NaCl की कंसंट्रेशन ज्यादा हो उसे हम बोलते हैं सोडिक सॉइल, और जहां पे कैल्शियम Cl2 की ज्यादा हो, क्लोराइड की, वो वहां क्या होता है, कैल्सियम सॉइल बोलते हैं हम उसको, ठीक है। ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे जो प्लांट वर्क करता है वो दो एक तरह से करता है, बहुत सारे मैकेनिज्म रन होते हैं। उनमें से एक मैकेनिज्म आता है आइन इंक्लूज एक्सक्लूजन मेथड। कौन सा आता है, आइन एक्सक्लूजन मेथड, जिसका सिर्फ आपको नाम ही याद रखना है। अ सिग्नलिंग मेथड टू काउंटर द हाई स्टार स्ट्रेस। बस ये याद रखना कि एक आइन एक्सक्लूजन मेथड होता है जिसके थ्रू क्या करता है प्लांट, हाई सॉल्ट स्ट्रेस को काउंटर करता है, ठीक है। अब जो आइन एक्सक्लूजन होता है, वेयर सोडियम एंड क्लोराइड ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस हमें देखने को मिलते हैं प्रिडोमिनेटली इन द रूट। ये वाला जो प्रोसेस है ये हमें रूट में देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि जो रूट है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट है सॉइल में, ठीक है। प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम और क्लोराइड विद इन द लीफ। तो ये एक ऐसा, आप बोल सकते हो, मेथड है जो कि क्या करता है, जो कंसंट्रेशन है, टॉक्सिक कंसंट्रेशन, ठीक है, उसको क्या करती है ये, एक हद तक रोक प्रिवेंट करती है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि जो आइन एक्सक्लूजन मेथड है ये एक ऐसा मेथड है जो कि सोडियम और क्लोराइड की टॉक्सिक कंसंट्रेशन को एक्यूमुलेट होने से प्लांट में प्रिवेंट करवाता है, ठीक है। मैकेनिज्म में इंक्लूड रिट्राइवल ऑफ सोडियम फ्रॉम द एक्सिलरी एलिमेंट्स एंड कंपार्टमेंटेशन ऑफ आयंस इन वैक्यूल ऑफ अ कॉर्टिकल सेल, और इफ्लक्स ऑफ आयन बैक टू द सॉइल। अब इसमें होता क्या है, पहला, ये रिट्राइवल करता है सोडियम को फ्रॉम जाइलम से सोडियम को अपने पास प्लांट सेल में रख लेता है, ठीक है। दूसरा, कंपार्टमेंटेशन ऑफ आइंस इन वैक्यूल्स। अगर आइन बहुत ज्यादा है तो आप देख पा रहे हो कि क्या कर रहा है, ये वैक्यूल्स में इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। दूसरा, मतलब तीसरा, ये क्या और कहाँ पे कर रहा है, कंपार्टमेंटेशन ऑफ आइंस इन वैक्यूल ऑफ द कोर्टिकल सेल। जैसे कि जब हमने रूट की स्ट्रक्चर देखी थी, जब हम वाटर की ट्रांसपोर्टेशन पढ़े तो हमने वहां पे कोर्टिकल सेल्स पढ़े थे, तो वहां पर उनकी वैक्यूल्स में सोडियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है, राइट। या फिर आप बोल सकते हो आइंस को वहां पे एक्यूमुलेट कर लेगा। और जो लास्ट है वो ई फ्लक्स ऑफ आइंस बैक टू द सॉइल, जो किसी भी फॉर्म में या किसी भी प्रोसेस से आयंस की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो चुकी है प्लांट्स में तो उसको इफ्लक्स कर देगा, ठीक है। लगे पता, क्लियर। अब आपको पता है कि जो वैक्यूल में ज्यादा क्यों ऐड करेगा वो आयंस को, ताकि जो है मेंटेन रहे, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रहे, ठीक है। और ज्यादा हो जाएंगे तो वो साइटोसोल से ही उनको इफ्लक्स करवा देगा, ठीक है। तो ये होता है कौन सा, आयन एक्सक्लूजन मेथड। एक्सक्लूजन वर्ड मीन्स आपको ये बता रहा है कि एक्सक्लूड करना उनको, राइट। अब इसमें कुछ प्रोटीन है इसके, इस पे अगर आप ज्यादा ना जाओ तो ज्यादा बेटर है, बट फिर भी आपके नॉलेज के लिए अगर आपको थोड़ा ज्यादा इसमें देखना है तो ये कुछ प्रोटीन्स के मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं जो कि आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन SOS1, जो कि सोडियम और H पॉजिटिव एंटी ट्रांसपोर्टर है, राइट। फिर आपके पास टोनोप्लास्ट की जो वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, ये वाला, ठीक है, सोडियम और H पॉजिटिव एंटी वाटर है, ठीक है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सोडियम को इनसाइड मूव करवा रहा है और H पॉजिटिव को आउटसाइड मूव करवा रहा है। या सोडियम है, मतलब H पॉजिटिव एक्सचेंजर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और भी हैं जैसे कि NSCC, नॉन सिलेक्टिव केटाइन चैनल, ठीक है, क्लियर। अब आपका आता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो होती है वो जब इंक्रीज हो जाती है ना प्लांट में, तो वो क्या काउज करती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आपको पता है फोटो इनहिबिशन से भी क्या होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इंक्रीज होती है, मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। मैक्सिमम अपने जितने भी अभी तक स्ट्रेस पड़े हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे स्ट्रेस को क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, तो बोल सकते हो। जैसे फोटो इनहिबिशन हुआ तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज हुआ, ठीक है। और अदर स्ट्रेस हुए जैसे कि हीट स्ट्रेस हुआ, तब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ती हैं, तब भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, ठीक है। अब इनको जो कम करना हो तो कौन से मेथड होते हैं, एक होता है इंजाइमेटिक मेथड, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, ये परऑक्सीजोम में हमें देखने को मिलते हैं, जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्या करवाता है, ऐड करके वो वाटर और ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है।
फिर एक आता है नॉन इंजाइमेटिक मेथड। इसमें क्या होता है कि जो कुछ एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, जब वो ऑक्साइड, पर ये सुपर ऑक्साइड देखते हैं, ठीक है, तब उनके साथ वो अटैच कर जाते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं इफेक्ट को, ठीक है। अब देखो, अगर जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसमें क्या आते हैं आपके, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसमें मोस्टली क्या आते हैं आपके, सुपर ऑक्साइड, ठीक है, और पर ऑक्साइड आते हैं। ये वाली स्पीशीज जो होती है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की तरह वर्क करती है। ये क्या करती है कि जब इनकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये क्या करती है कि कोई भी मैकेनिज्म अगर रन हो रहा है तो उसको ये डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है, इंजाइम के साथ अटैच हो जाएंगी, उसको डिस्टर्ब कर देंगी, ठीक है। अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा, उसके इलेक्ट्रॉन को ही ले लेंगी, उसको डिस्टर्ब कर देंगी। तो ओवरऑल ये क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है बहुत सारे मैकेनिज्म को, बहुत सारे फंक्शंस को प्लांट सेल के अंदर। अब जब इनको कंट्रोल में लाना हो तो दो तरह से आप वर्क कर सकते हो, या प्लांट में वर्क होता है। पहला पहला वर्क होता है इंजाइमेटिक। ऐसे एंजाइम की प्रोडक्शन करो कि ये जो सुपर ऑक्साइड है, ठीक है, और जो पर ऑक्साइड है, ये एक न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर, ठीक है। अब जो दूसरा है वो होता है जिसमें एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, नॉन इंजाइमेटिक मेथड। इसमें आती है आपकी बीटा कैरोटीन, ठीक है। जब मैंने आपको पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स करवाए थे ना, तो मैंने वहां पे आपको बताया था, जो बीटा कैरोटीन है, ठीक है, वो क्या करती हैं, अब्सॉर्ब करती हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को, ठीक है, और एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, ठीक है, और अल्फा टोकोफिरोल, ठीक है, और है ग्लूटाथायोन और फ्लेवोनोइड। तो जैसे आपने सुना होगा कि जिनमें इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, वो ह्यूमंस को भी रेफर करते हैं कि अगर आपको स्ट्रेस होता है, तब भी आपके अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ज्यादा हो जाती है, तब क्या होता है, रेडिकल्स बन जाते हैं, और उन रेडिकल्स को कम करने के लिए आप इन चीजों को ज्यादा यूज करते हैं। फ्लेवोनोइड का इंटेक ज्यादा करते हो, विटामिन सी को ज्यादा यूज करता है प्लांट। अब देखो, जब इतनी ज्यादा ये हो जा रहा है, तब जो एबी है, एबीए का हमने रोल पढ़ा था स्ट्रेस में, तो वो कैसे वर्क करता है। और आपको पता है, जब हमने एबीए पढ़ा था तो हमने वहां पर एक ली प्रोटीन भी पढ़ी थी, ठीक है, लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अरबिडोप्सिस पढ़ी थी, ठीक है। अब होता क्या है, देखो, जब एबॉयटिक स्ट्रेस हो, तब जैसे ड्रॉट, सोल्ट, कोल्ड, हीट हो, तो कुछ सिग्नल परसेप्शन होती है, सिग्नल मिलता है प्लांट्स को, ठीक है। तो जो पाथवे रन होते हैं, बस इसको ध्यान से समझना, अभी तक इसमें ज्यादा है नहीं, जहां से है वो मैं आपको बता दूंगी। एक होता है एबीए डिपेंडेंट, एक होता है एबीए इंडिपेंडेंट, ठीक है। जब एबीए डिपेंडेंट होता है तो माइक सी, माइक बी, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनते हैं, ठीक है, जैसे कि ये बनते हैं, और साथ में ए आर ई बी और ए बी एफ और बी जिप, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनते हैं, ठीक है। और साथ में क्या, आगे की प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। और क्या एक्टिवेशन करा देते हैं, एक्टिवेशन और एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट स्ट्रेस इंड्यूसिबल जीन्स कराते हैं। इन जीन्स में ये आते हैं RD29, जो कि मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पर, RD29, जो क्या था, एक डिहाइड्रिन था, ठीक है, जो कि क्या था, डिहाइड्रिन। क्लियर। अब जब इंडिपेंडेंट होता है तब क्या होता है, ये वाले फैक्टर्स जनरेट होते हैं, DREB, ठीक है, तो इनकी प्रोटीन्स बनती हैं, और ये भी डायरेक्टली इसमें इस वाली जीन को इंड्यूस करती हैं, मतलब एक्टिवेट करती हैं, ताकि स्ट्रेस टॉलरेंस हो सके, ठीक है। अब ये जो हम देख रहे हैं DRE, इसका नाम क्या है, डिहाइड्रेशन रिस्पॉन्स एलिमेंट, ठीक है। डिहाइड्रेशन, जब डिहाइड्रेशन होगी, तब ये वाले एलिमेंट एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये क्या है, एक सिस एक्टिंग जीन है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये कौन सी जीन है, सिस एक्टिंग है, ट्रांस एक्टिंग है, ठीक है। अब जो ABRE पढ़ रहे हैं वो क्या है, ABA रिस्पॉन्स एलिमेंट, यहाँ पर ABA रिस्पॉन्स एलिमेंट, ठीक है। अब जो ली है वो क्या है, लेट एम्ब्रिजेंसिस अबंडेंट प्रोटीन है, ली। हमने देखा था ली प्रोटीन बनती है, और ये सीड में स्टोर होती है, ये भी देखा था। और जो RD29 है वो क्या है, एंड प्रोटेक्ट है, डिहाइड्रेट, क्योंकि स्ट्रेस को टॉलरेंस प्रोवाइड कराती है, स्ट्रेस टॉलरेंस, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, बस ये ध्यान रखना कि जो ABA डिपेंडेंट होता है वो ये वाली होती है, और जो ABA इंडिपेंडेंट होता है वो ये वाली होती है। आप देख पा रहे हो
जो एबीए इंडिपेंडेंट है उनमें ये वाले फैक्टर जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, सिर्फ यही वाले फैक्टर जनरेट हो रहे हैं। जब एडीए डिपेंडेंट होता है तो ये सारे के सारे फैक्टर जनरेट हो रहे हैं, देख पा रहे हो ना, ठीक है। और जिनका एट द एंड काम क्या होता है, ये वाली प्रोटीन को बनाना, RD29 A, RD22, ठीक है, जो कि क्या है एक्चुअल में डिहाइड्रेटेड प्रोटीन है। लिखे हुआ था, चले। आपको बताओ इसको करके। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक फेब में आया है, फेब में आया, सितंबर में आया, 2022 टू में आया थे, ठीक है। तो पहला है, सीड मैचुरेशन इन्वॉल्व मेनली इन द एक्युमुलेशन ऑफ स्टोरेज प्रोडक्ट्स सच एज स्टार्च, लिपिड्स एंड प्रोटीन। ऑफ कोर्स ये जब स्टोर होते हैं प्रोडक्ट्स, जब सीड मैच्योर होता है ताकि जब वो ग्रो करे तो इनको यूज कर सके, ठीक है। अब सेकंड है, a large number of chaperones, including the family of late embryo abundant D protein, play a crucial role in desiccation process of seed. ठीक है, तो आपको एक बात यहाँ से क्या पता लगी, ली प्रोटीन जो होती है, ये ध्यान रखना, जब भी सीड की फॉर्मेशन हो जाती है और जब उसको डेसिकेट करना होता है तो उसमें ली प्रोटीन स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तो सही है, डेसिकेशन प्रोसेस में ये होता है क्रूशियल। मॉइस्चर कंटेंट गेट रिड्यूस विद इन द मैचुरेशन ऑफ सीड, हो जाता है, मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज हो जाता है, मतलब वाटर जो होता है वो कम होता जाता है, तभी तो उसका साइज बहुत कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एबी एंड जिबरेलिन बोथ प्रमोट सी डोरमेंसी। देखो एबी जिब्रेलिन क्यों यूज कर रहे थे हम, डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए, और एबीए प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। अब देखो, जब जिब्रेलिन जो होता है, मतलब अब एबीए की बात करें अब, राइट, जब स्ट्रेस होगा तो एबीए बनेगा, जब एबीए बनेगा तो प्लांट को इतना तो पता है कि एबीए बन रहा है तो फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो सीड की जर्मिनेशन भी नहीं होगी, तो वो किसकी तरफ लेके जाएगा, डोरमेंसी की तरफ लेके जाएगा। तो ये जो आपस में वो क्या है, एंटागोनिस्टिक है, किसके लिए, सी डोरमेंसी के लिए। तो डी क्या है आपकी, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी, तो क्या बचता है आपका, ए बी एंड सी। तो देखो, इसने ये वाला पॉइंट कहाँ से लिया था, स्ट्रेस से लिया था, और ये वाला पॉइंट कहाँ से लिया था, प्लांट हार्मोन से लिया था, ठीक है। और ये वाला तो आप कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। और ये भी आपको पता है, बट यहाँ पे इन्होंने ट्रिक खेली, क्लियर। तो देखो यहाँ तक आपका सारा का सारा आपका एबायोटिक स्ट्रेस कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या आपको लर्न करना है, अभी तो आपने सब कुछ पढ़ लिया कि एक एक स्ट्रेस के बारे में, एक्चुअली में क्या क्या होता है, जो मैंने आपको मेल में था वो मैंने आपको करवा दिया। प्रोटीन्स का एक बार देख लेना, ठीक है। ऑस्मोटिक स्ट्रेस में आपको कंपैटिबल सोल्यूट्स के बारे में पता होना चाहिए, प्लस इसके क्या एग्जांपल्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। हैव डन विद एबायोटिक स्ट्रेस, वो भी हमने फैक्टर देख लिए, ये भी देख लिया क्या क्या वहां से आता है। अब हम बात करेंगे बायोटिक स्ट्रेस पे। तो आप देख सकते हो ये एक प्लांट की रूट है, तो इसमें कुछ पैरासाइट आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये एक्चुअल में निमेटोड्स है, ठीक है। और ये क्या है, कैटरपिलर मान सकते हो इसको, एक इंसेक्ट भी बोल सकते हो, क्या है ये, क्या कर रहा है, फिट कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। और ये क्या है, बग्स आपने देखे होंगे, मेनली अगर आपने पंपकिन और क्यूकम्बर, उनके लीव्स में कुछ ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो पैरासाइट की तरह वर्क कर रहे हैं, खा रहे हैं ये, ठीक है। तो जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं ना, जब वो स्ट्रेस काउज करते हैं प्लांट में, ठीक है, इनमें नेमेटोड्स आ गए, इंसेक्ट आ गए, वायरसेस आ गए, बैक्टीरिया आ गए, ठीक है। अब देखते हैं कि जो बायोटिक स्ट्रेस होता है, इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। जो प्लांट डिफेंस सिस्टम में दो तरह से डिफेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, एक होता है कंस्टिट्यूटिव डिफेंस, एक होता है इंड्यूसिबल डिफेंस, जो इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आते हैं, फिजिकल डिफेंस, कंस्टिट्यूटिव डिफेंस में आते हैं फिजिकल डिफेंस, जैसे कि हमारी बॉडी में क्या आते हैं, ऐसे स्किन आते हैं, ठीक है। फिर एक होता है केमिकल डिफेंस, एक होता है एनर्जी कोस्ट मैकेनिज्म, ठीक है। अब जो इंड्यूसिबल में होते हैं उनमें क्या होता है, ट्रिगर्ड फैक्टर अटैक, और एक होता है एनर्जेटिकली फेवरेबल, कि तो ये सिर्फ अपने पढ़ने हैं क्या है क्या नहीं, आगे जो होंगे वो हमने देखने हैं, ठीक है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कंस्टिट्यूटिव में आता है कि फिजिकल केमिकल एनर्जी कोस्ट मैकेनिज्म है ये, ठीक है। और साथ में जो इनिशियल होते हैं उसमें होती है ट्रिगर्ड अफेक्ट अटैक आफ्टर, सॉरी, आफ्टर अटैक।
जैसे अटैक हुआ तो कुछ ट्रिगर्ड हुआ, उसके बाद जो हम एक तरह से बोल सकते हैं इम्यूनिटी देखने को मिलती है प्लांट्स में। ठीक है, और ये क्या होता है, एनर्जेटिकली फेवरेबल होता है। राइट, चलें। ठीक है, कंस्टिट्यूटिव डिफेंस में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हम फिजिकल डिफेंस में, जिसमें आते हैं आपके फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि सरफेस के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि थॉर्न, ये क्या है, एक मॉडिफाइड ब्रांचेस है, किसमें, सिट्रस में और अकेशिया में। और स्पाइन्स जो होती हैं वो मॉडिफाइड लीफ होते हैं, किसमें, कैक्टी में। ठीक है, फिर आपके एक आते हैं ट्राइकोम और एक आते हैं आपकी प्रिकल्स, ये क्या होती है, मॉडिफाइड एपिडर्मिस, ये हमें रोज में देखने को मिलते हैं। ट्राइकोम्स ऑफ यूट्रिका, टेओशिया। तो ट्राइकोम्स हमें देखने को मिलते हैं सेवरल कंपाउंड, टार्टेरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। तो ये वाले कंपाउंड्स हमें ट्राइकोम्स में देखने को, यूट्रिका में देखने को मिलते हैं। को पता हो, जैसे कि कुछ प्लांट्स में ना स्मॉल 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 हेयरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, को हम ट्राइकोम्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमें यूट्रिका में देखने को मिलते हैं। और में बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, जो कोई भी फीडर इनको ईट करता है तो ईट एंड की तरह वर्क करते हैं ये। फिर एक आता है फाइटोलिथ, मतलब सिलिका क्रिस्टल हमें देखने को मिलते हैं एपिडर्मिस ऑफ द ग्रास। दिस आर एक्टिव अगेंस्ट हर्बीवोर्स। अब सिलिका क्रिस्टल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो ये भी इरिटेंट तरह वर्क करेंगे। ठीक है, किसमें, हर्बीवोर्स के केसेस में। फिर एक आता है आपका रैफिड्स, ये क्या होते हैं, ये किसको बचाते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कॉलकेशिया में होता है, ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पर, और एक पिस्टिया, वहां पे हमें ये देखने को मिलते हैं, जिनका थोड़ा अलग सा टेस्ट होता है, जिसकी वजह से ये फीड नहीं कर पाते इनके ऊपर। ठीक है, एक लोकेशिया है, ठीक है, इसमें नीडल लाइक प्रेजेंट होंगे कैल्शियम ऑक्सलेट के, राइट। और जो फाइटोलिस्ट हैं इनमें सिलिका क्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगे, राइट, जो कि ग्रासेस में हमें देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा आगे मूव करते हैं, जो केमिकल डिफेंस कैसे करता है प्लांट, ये किस में आते हैं, सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में आते हैं। राइट, अब इसमें क्या आता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमें देखने को मिलते हैं। अभी तक हमने जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़े हैं, उनमें से कुछ जो हैं वो क्या करते हैं, केमिकल डिफेंस की तरह वर्क करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ बताया था, जैसे कि टैनिन बताया था ना, कि जैसे जो भी हर्बीवोर जब उनको ईट करता है तो वो एक कड़वा बिटर टेस्ट देते हैं, तभी उनको नहीं खाते हर्बीवोर। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल इसमें आते हैं, वो होते हैं फाइटो अलेक्सिन। ये फाइटोलैक्सिन क्या होते हैं, एक एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है इनमें प्रेजेंट, तो एक्यूमुलेशन इंक्रीज ड्यूरिंग द इन्फेक्शन होता है। ठीक है, अब इसमें जो हम केमिकल डिफेंस इसमें देख रहे हैं, और इसके अंदर क्या आ रहे हैं आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब एक्चुअल में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से हैं जो कि हायर अमाउंट में वर्क करते हैं, उनमें देखते हैं। पहला, आइसोफ्लेवोनोइड, ठीक है, दूसरा सेस्क्यूटरपीन, तीसरा लिग्निन एंड कैलोस। ठीक है, अब जो आइसोफ्लेवोनोइड हैं वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें, लेग्यूमिनस प्लांट्स में हमें देखने को मिलते हैं। और मेडिकार्पिन ये एक एग्जांपल है, जिसका है जो नेम है मेडिका, मेडिकागोस साइवा, और ग्लाइसियोलिन जो कि ग्लाइसिन मैक्स में हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आपको लर्न करने हैं। आइसोफ्लेवोनोइड किसमें है, प्रेफरेंशियली लिग्यूमिनस प्लांट में। अब जो सेस्क्यूटर्पिन है वो हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, पोटैटो टोमेटो में और पेपर और टबैको में। और जो पोटैटो में है वो क्या है, लिस्टिन और कैपेसिडोल। ठीक है, ये पेपर और टोबैको में देखने को मिलता है। अब जो नेक्स्ट है वो लिग्निन और कैलोस में है। तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, सिस्कीटॉक्सिन, ये ब्लॉकिंग करता है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। और डिजिटॉक्सिन ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये क्या ब्लॉकिंग करता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप ब्लॉक। ठीक है, तो ये टॉक्सिन की तरह वर्क करते हैं क्योंकि है ये केमिकल, इसीलिए जो भी वाइटिक फैक्टर्स हैं ये नहीं इनटेक ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं उनके लिए। अब जो मेन पार्ट होता है वो होता है यहाँ से। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले पढ़ा कंस्टिट्यूटिव डिफेंस के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने फिजिकल और केमिकल डिफेंस पढ़ लिया। अब जो आता है वो होता है इंड्यूसिबल डिफेंस, जो इंड्यूस्ड हुए होते हैं, जिसमें आता है ट्रिगर आफ्टर अटैक। अब जो इंड्यूसिबल डिफेंसेस होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं ना, आपको उनका ध्यान रखना है। यहाँ से आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट वो मैं बोल सकती हूँ स्टार्ट होता है। अब देखते हैं इनके बारे में क्या है। दिस आर फॉर्म्ड आफ्टर द डैमेज ऑफ प्लांट पार्ट।
जो इंड्यूसिबल डिफेंस होता है वो कब होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लीफ है, ठीक है, इसके ऊपर एक फीड कर रहा है, बीटल फीड कर रहा है, ठीक है, राइट। अब कोई टिश्यू, प्लांट का टिश्यू डैमेज हुआ है, ठीक है, तब इंड्यूसिबल डिफेंस जनरेट होता है, इंड्यूस ड्यू टू द एलिसिएटर। तो एलिसिएटर या फिर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये वाला एक आपने बोला बीटल है, ये चूई कर रहा है इसके वाले लीफ को, ठीक है, तो वहां से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, और उन्हीं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को हम एलिसिएटर बोलते हैं। ध्यान रखना क्या बोलते हैं हम उन्हें, एलिसिएटर। और ये कब बने, जब कोई पार्ट डैमेज हुआ। ऐसे नहीं बनते, ये कब बनते हैं, जब कोई पार्ट डैमेज होता है, ठीक है। एलिसिएटर रिसेप्टर सिग्नलिंग होती है। अब देखो, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा तो उसका भी तो कोई रिसेप्टर होगा, जस्ट लाइक एज लाइगेंड रिसेप्टर होता है सिमिलरली, ठीक है। और ये क्या चलाते हैं, कैस्केड और चलाते हैं, जब फिर बाद में हमें एक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले कोई बग आया, ठीक है, या कोई पेस्ट आया, ठीक है, उसने क्या किया, इसको बाइट बाइट किया या फिर चुई किया, ठीक है। उसके करने के बाद क्या होता है, एलिसिएटर क्या होता है, बनता है। एलिसिएटर बना, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बना, वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गया, फिर उसने क्या किया, रिस्पॉन्स किया, कैस्केड चला मैकेनिज्म, जिसके आपने देखा होगा आरटी वगैरह वो सब चलते हैं, ठीक है, वो चला, और क्या बना, रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला। अब देखते हैं कि जो जनरल एलिसिएटर होते हैं, एक होते हैं जनरल एलिसिएटर जो कि नॉन स्पेसिफिक होते हैं, एक होते हैं स्पेसिफिक एलिसिएटर जो कि स्पेसिफिक होते हैं। जनरल में जब भी कोई डैमेज होगा तो वो बन जाएंगे, ठीक है। एक होता है जो बिल्कुल स्पेसिफिक कुछ होगा तभी वो बनेंगे, राइट। अब जो जनरल में आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, ध्यान से सुनना, HAMP, ठीक है, DAMP, MAMP, PAMP। अब इनके नाम क्या है, HAMP का बनता है हर्बीवोर एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, ठीक है। ये तब एलिसिएटर जनरेट होते हैं जब किसी हर्बीवोर ने अटैक किया हुआ, इट मे बी गोट, इट मे बी कव, ठीक है, उनको कोई स्पेसिफिक नहीं है, तब होगा ये, राइट। नेक्स्ट है DAMP, डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, ठीक है। अब लीफ को डैमेज कोई भी कर सकता है, ठीक है, कैटरपिलर भी कर सकता है, ठीक है, इंसेक्ट भी कर सकता है, बीटल्स भी कर सकते हैं, हर्बीवोर्स भी कर सकते हैं, तो ये स्पेसिफिक है कहीं से, नहीं लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोब एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, मतलब ये ऐसे एलिसिएटर हैं जब होंगे जब माइक्रोब्स अटैक करेंगे, तो माइक्रोब तो बहुत सारे हैं, डाइवर्सिटी है, ठीक है। फिर एक आते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, पैथोजन जो भी होते हैं तब ये जनरेट होते हैं, ठीक है। तो जो मेन हम ये वाले देखेंगे, DMP, PMP या फिर MAMP, ये देखेंगे हम। और एक होते हैं स्पेसिफिक एलिसिएटर, राइट। अब हमने बोला कि हर्बीवोरी जब होती है, हर्बीवोर जब करते हैं तो बहुत सारी तरह से होती है वो, ठीक है। तो अभी ये जो मैं आपको चार्ट बताने वाली हूँ, और ये तो पहले सुन लो, ये किस किस में आता है। ये आपका पार्ट C में आ सकता है, मे बी मैच ऑफ द फ्लोइंग में आ जाए, ठीक है। साथ में ये DBT में पूछ सकता है, ठीक है। और ये आपके जो भी एग्रीकल्चर वाले होते हैं ना एग्जाम, जैसे ICAR, ठीक है, उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या है। अब टाइप ऑफ हर्बीवोरी क्या होती है, एक होती है चूइंग हर्बीवोरी जो कि मैक्सिमम डैमेज कॉज करती है, जैसे कि ग्रास होपर, कैटरपिलर और बीटल्स। अब जब ये होता है तब क्या होता है, दे एक्टिवेट जैस्मोनिक एसिड पाथवे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इसको हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, एक होती है चूइंग हर्बीवोरी, जब चूइंग होती है तो मैक्सिमम डैमेज होता है, जब होती है तब क्या रिलीज होता है, जैस्मोनिक एसिड पाथवे। एक होता है सैप सकिंग और सेल कंटेंट फीडर, ठीक है, ये मॉडरेट डैमेज कॉज करती है, और दीज ऑल्सो एक्टिवेट जैस्मोनिक एसिड पाथवे, माइट और ट्रिप्स आती है इसमें, ठीक है। और एक होता है फ्लोइम फीडर जो कि मिनिमम डैमेज कॉज करती है, और इसमें कौन सा प्रोसेस एक्टिवेट होता है, सेलिसिलिक पाथवे, जिसमें एफिड्स और व्हाइट फ्लाइज आते हैं, तो ये ध्यान रखना। जैस्मोनिक एसिड किस किस में आती है, सैपसकिंग में और सेल कंटेंट फीडर में, और च्यूइंग हर्बीवोरी में जैस्मोनिक एसिड पाथवे रन होता है। और सैलिसिलिक एसिड पाथवे कब होता है, जब मिनिमम डैमेज हो, ठीक है। जब हमने प्लांट हार्मोन पढ़े थे तब मैंने आपको ये बताया था, वहां पे भी था, ये प्लांट डिफेंस में जनरेट होते हैं, जैस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग और सैलिसिलिक
पाथवे में इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से जो होते हैं अटैक होते हैं प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, आपने कुछ देखा होगा कि कुछ ऐसी स्पीशीज भी होती हैं जो माइक्रोब की स्पीशीज हो सकती हैं, और बैक्टीरिया की स्पीशीज में हो सकती है, सॉरी माइक्रोब्स में बैक्टीरिया की स्पीशीज हो सकती हैं, फंजाई की स्पीशीज होती हैं, जो कुछ सिर्फ प्लांट को हार्म करते हैं, डेड नहीं करते हैं। मतलब प्लांट से सिर्फ जो हो मटेरियल को यूज करते हैं खुद को खुद की ग्रोथ करवाने के लिए, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट की मटेरियल को इतनी अच्छे से कंज्यूम करते हैं कि उसको डेड कर देते हैं। अब उनकी कुछ टाइप्स हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, एक होता है नेक्रोट्रॉफी, एक होता है बायोट्रॉफी, एक होता है हेमी बायोट्रॉफी। ठीक है, तो देखो जो नेक्रोट्रॉफी होता है ना, उनमें क्या होता है कि अटैक स्ट्रेटजी क्या होती है उनकी, सीक्रेट सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स, होस्ट टॉक्सिन और बोथ। ठीक है, तो ये सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम को रिलीज कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्लांट टिश्यू किल्ड एंड देन colonized बाय द पैथोजन और एक्सटेंसिव टिश्यू मैसरेशन। तो इसमें क्या होता है, अब बात है नेक्रोट्रॉफी, मतलब नेक्रोसिस से लिया गया है। ये जिस जो भी बैक्टीरिया के जो भी स्पीशीज इसके अंडर आएंगी, उनका एक ही काम होगा कि सेल जो प्लांट है उनके सेल्स को मारना, डिग्रेड करना, डेड करवाना। और जब वो डेड हो जाएंगे तब क्या होगा, जो भी वो मटेरियल होगा उसको कंज्यूम करना। ठीक है, इनकी जो होस्ट की रेंज होती है वो होती है ब्रॉड, मतलब बहुत सारे को ये अफेक्ट करते हैं प्लांट्स को। अब इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं, जैसे कि रोटिंग बैक्टीरिया, रोटिक फंजाई। ठीक है, से इरविनिया और बोटाइरिस्टिस। ठीक है, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ कि जो नेक्रोट्रॉफी है उसका एग्जाम्पल क्या है, पार्ट बी में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं बायोट्रॉफी। इनका क्या काम होता है, पहला, ये इंटीमेट इंटरसेलर कॉन्टेक्ट विद द प्लांट। पहले ये प्लांट के पास जाएंगे, उनके साथ कॉन्टेक्ट करेंगे। ठीक है, रहेंगे वो जिंदा, प्लांट सेल को जिंदा ही रखेंगे, बट उनसे क्या करेंगे, इनफैक्ट तो वो करेंगे, पर उनसे जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो अपटेक करते रहेंगे, खुद के पास लाते रहेंगे, खुद की ग्रोथ करवाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो इनकी जो रेंज होती है होस्ट की, वो नैरो होती है। ऑफन ओनली अ सिंगल स्पीशीज ऑफ प्लांट इज अडेप्टेड। ठीक है, अब इनके जो जैसे कि फंगल मिल्ड्यूज होते हैं, रस्ट होते हैं, वाइसिस और एंडोपैरासिटिक निमेटोड्स होते हैं, स्यूडोमोनास स्पीशीज जो होती है बैक्टीरिया की, उनमें ये वाले आते हैं। बायोट्रॉफी में ये वाले कुछ एग्जाम्पल आते हैं। इनका काम बस ये होता है कि जिंदा रखना है प्लांट सेल को, तो जो भी वो बना रहा है वो कंज्यूम खुद करना है, खुद की ग्रोथ के लिए करना है। ठीक है, फिर एक आता है हेमी बायोट्रॉफी। ये क्या करते हैं, ये ऐसी स्पीशीज होती हैं, पहले तो ये प्लांट सेल के पास जाएंगी, इंट्रैक्शन करेंगी। ठीक है, उनसे पूरा का पूरा मटेरियल यूज करेंगी। पहले ये बायोट्रॉफी की तरह करेंगी, जाएंगी, इंट्रैक्शन करेंगी, ठीक है, इन्फेक्ट करेंगी उनको, और जो भी न्यूट्रंस है वो लेंगी, और कुछ टाइम के बाद वो उनको डेड कर देंगी, मार देंगी। ठीक है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि ये बायोट्रॉफी की तरह चलती है और फिर नेक्रोट्रॉफी शो करती है। पहले जिंदा रखती हैं और फिर उनको कंप्लीटली मार देती हैं। ठीक है, सो प्लांट सेल अलाइव ओनली इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द इन्फेक्शन एंड एक्सटेंसिव प्लांट टिश्यू डैमेज एट द लेटर स्टेजेस। तो बोल सकते हो कि इनिशियल स्टेजेस पे ये बायोट्रोफिक जो भी एग्जांपल्स हैं उनकी तरह वर्क करती हैं। ठीक है, स्पीशीज की तरह वर्क करती हैं, और बाद में ये नेक्रोट्रॉफी शो करते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल क्या है, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, ये है पोटैटो लेट ब्लाइट डिसीज हमें देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है, राइट। और इसके एग्जाम्पल जो हैं, मैंने शायद उनको, ये एग्जाम्पल हैं कुछ। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं कि नेक्रोट्रॉफिक पैथोजेंस में कौन आते हैं, बायोट्रॉफिक पैथोजेंस में कौन आते हैं, और हेमी बायोट्रॉफिक पैथोजेंस में कौन आते हैं। ठीक है, तो अगर हो तो जैसे ये जो कुछ हाईलाइटेड हैं, तो आप इनको लर्न कर सकते हो। तो इनका मैच ऑफ द फॉलोइंग आ सकता है। ठीक है, इनका पार्ट बी में क्वेश्चन आ सकता है, इनका डीबीटी में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर, मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ तक ये हो गया। देखो मेट्रोट्रॉफिक का ये आप देख पा रहे हो, ये एक स्पाइनिश आई गेस उसका ही एक लीफ है। देखो कितना मेटी ये वाला पार्ट जो हो गया है, डेड हो चुका है। तो इसने क्या किया है, डेड कर दिया है। और ये वाला है बायोट्रोफ, ये जैसे प्लांट सरवाइव तो कर रहा है,
उसने इसको जिंदा रखा हुआ है प्लांट सेल्स को, पर साथ साथ में ये खुद को भी ग्रो कर रहा है, राइट। जैसे इसमें आप मैक्सिमम जो होती हैं वो फंगल स्पीशीज हमें ये देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर एक आता है आपका हेमीबायोट्रॉफ, ठीक है। इसमें जो होता है, पहले तो वो क्या करता है, इन्फेक्ट करता है इनिशियल स्टेजेस में, और फिर उसको डेड कर देता है। तो आप देख रहे हैं कुछ कुछ पैचेस आपको ये देखने को मिल रहे हैं, अगर आप इसको बहुत क्लोजली देखो, कुछ कुछ पैचेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट। और इसमें क्या हो रहा है, कुछ वाइट देखने को मिल रहा है, फंगल इन्फेक्शन है, और ये कम्प्लीटली क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इनमें। तो अब अगर इफेक्ट इन मतलब किसी ने भी स्पीशीज ने अगर इफेक्ट किया होगा इसको, तो आप देख सकते हो, पता लगा सकते हो कि एक्चुअल में क्या है, नेफ्रोट्रॉफ है, बायोट्रॉफ है या हेमीबायोट्रॉफ, ठीक है। थोड़ा आगे देखते हैं हम। अब जो प्लांट है वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि जो है ये पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न है या मॉलिक्यूल या फिर माइक्रोबियल एसोसिएटेड पैटर्न है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन केसेस में कोई इन्फेक्शन होता है, तो क्या होता है, बी और टी सेल आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी मैक्रोफेजेस होती हैं वो आइडेंटिफाई करती हैं कि क्या है, बैक्टीरिया है या वायरस है, ठीक है। अब प्लांट में भी तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए ना कि वो आइडेंटिफाई कर पाए। तो प्लांट में कौन सा होता है उसको देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न और माइक्रोबियल एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, उनकी वजह से प्लांट को पता लगता है कि क्या है, कि या ये बैक्टीरिया है या ये फंगस है। थोड़ा देखते हैं क्या जो बैक्टीरियल के, अब बात करें हम मॉलिक्यूलर एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स और पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। अगर पेप्टिडोग्लाइकन, पीलिया और फ्लैजिला है, ठीक, जब प्लांट इन चीजों से इंटरेक्ट करता है तब क्या होता है, ये वाले जनरेट होता है, कि तब ये आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। और फंगस जब होता है तो वो क्या होता है, काइटिन, ग्लाइकोप्रोटीन और सेलुलोज, जब इनके साथ एसोसिएट मतलब इनके साथ इंटरेक्ट करता है तब प्लांट को पता लगता है, तब प्लांट क्या ट्रिगर करता है, पैथोजन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न एलिसिएटर को एक्टिव करता है, और वो क्या करवाता है, रिस्पॉन्स करवाता है, ठीक है। और जब बैक्टीरिया के केसेस में देखें, अगर पेप्टिडोग्लाइकन है, पीलिया है, फ्लैचिला है, तो वो पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न या मॉलिक्यूलर एसोसिएटेड सॉरी माइक्रोबियल एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न जनरेट करता है, मतलब एलिसिएटर बनाता है, और फिर हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। क्लियर, यही बता रहे हैं कि पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। क्लियर। अब इनके क्वेश्चन में मतलब इनके एग्जांपल आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखते हैं। प्लांट हैव रिसेप्टर विच इज नोन एज PRR, पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर, फॉर मैप्स और पैन, ठीक है। अब ये जो एलिसिएटर आए, ठीक है, इट मे बी मैप्स और पैन, ठीक है। अब ये क्या है, लाइगेंड की तरह वर्क कर रहे हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह वर्क कर रहे हैं। अब इनका जो रिसेप्टर होता है उनका नाम क्या है, PRR, पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर। तो ये जो है, चाहे पेप्टिडोग्लाइकन है या काइटिन है, ये रिसीव करता है, इसके थ्रू पता लगता है, ठीक है। अब ये एक्चुअल में है क्या, इसका नेचर ये है रिसेप्टर लाइक काइनेसिस, RLK, एंड रिसेप्टर लाइक प्रोटीन, RQ। ये है की पैथोजन रिकॉग्निशन पैटर्न फॉर माइक्रोब्स एंड प्लांट ड्राइव्ड मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग एसोसिएटेड विद पैथोजन इन्फेक्शन, ठीक है। तो एक्चुअल में जो हम ये देख पा रहे हैं, PRR पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर, इनका नेचर एक्चुअल में है क्या, रिसेप्टर लाइक काइनेसिस और रिसेप्टर लाइक प्रोटीन्स, ये इनका नेचर है, ठीक है। तो ये साथ में क्या रिकॉग्नाइज करती हैं, ये रिकॉग्निशन किसकी करती हैं, MAP PAMP की, और साथ में प्लांट ड्राइव्ड मॉलिक्यूलर सिग्नल एसोसिएटेड विद द पैथोजन इन्फेक्शन। जब पैथोजन इन्फेक्शन हो जाता है, जो प्लांट के थ्रू कोई सिग्नल मॉलिक्यूल बनता है उसको भी ये सेंस करती है। तो ये ध्यान रखना, जो भी पैथोजन है उससे रिलेटेड कुछ हो वो तो सेंस करती ही करती हैं, पर जो प्लांट के अंदर ड्राइव्ड मॉलिक्यूल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो उनको भी ये सेंस करती हैं, ठीक है। आपने इम्यूनोलॉजी पढ़ ली अभी?
तो मैप्स की बात करें तो कंजर्व्ड among a specific class of microorganism such as chitin for fungi और flagella for bacteria. ठीक है. Molecular alarm signal can also arise from the plant itself, either from damage caused by the microbes or as a result of damage inflicted by the chewing insect. तो एक्चुअल में होता क्या है, कुछ अलार्मिक सिग्नल हो सकते हैं. ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूलर अलार्म सिग्नल्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक लीफ की एपिडर्मिस है. ठीक है, अब च्यूई कर रहा है. ठीक है, तो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसे हम बोलते हैं डैमेज मॉलिक्यूल या अलार्म सिग्नल्स. ठीक है, वो भी क्या करवाते हैं, हमें ये वाला डिफेंस सिस्टम देखने को मिलता है, मतलब बहुत सारे रिस्पॉन्सेज करवाते हैं. ठीक है, जैसे कि सच प्लांट ड्राइव सिग्नल कौन कौन से होते हैं, जो कि कलेक्टिवली रेफर्ड होते हैं, जिनका नाम आता है DAMPS. अब इनमें से जो होती है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी हमें देखने को मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि चाहे जैसे कि नेक्रोट्रॉफ हो गए, बायोट्रॉफ हो गए, और बीटल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए. ठीक है, जब वो च्यू करते हैं या जब वो इन्फेक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ पार्ट डैमेज होता है. तो जब डैमेज हो जाता है तो वहां से एक डैमेज सिग्नलिंग आती है, अलार्मिंग मॉलिक्यूल्स आते हैं. ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, वो भी इसी के अंदर आते हैं. राइट. हमने एक पार्ट से तो कर लिया. ठीक है, जिसमें हमने की PMPs पढ़े. ठीक है, DAMPs पढ़ लिए, और कौन से पढ़े हमने, MAMPs पढ़े, मैम्स पढ़े. ठीक है, अब प्लांट रिस्पॉन्स टू अटैक. अब जब अटैक हुआ तब एक्चुअल में होता क्या है वो देखना है हमें. ठीक है, तो सबसे पहले होता है कि हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स. इसमें क्या होता है, क्विक विद इन आवर्स इनहिबिट द इन्फेक्शन टू अदर एरिया बाय द प्रोग्राम सेल डेथ ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यू. फॉर एग्जाम्पल, कोई लीफ है. ठीक है, अब ये आप लीफ देख पा रहे हो. ठीक है, यहाँ पे किसी भी स्पीशीज ने इन्फेक्ट करने की कोशिश की है तो प्लांट को तो सेंस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब इन्फेक्ट करेंगे तो क्या हुआ, डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और एलिसिएटर रिलीज होंगे. ठीक है, इट मे बी MAMPs और PAMPs. यहाँ तक तो समझ आ गया आपको. तब प्लांट क्या करता है, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स करता है. मतलब उसके जो आसपास का एरिया है ना, उसकी क्या कर देगा वो, प्रोग्राम सेल डेथ कर देगा. अब देख पा रहे हो, एक पैचिस सा बन गया है. ये सारे के सारे क्या सेल क्या हो गए हैं, डैमेज हो जाएंगे. आपको पता है कि जब डैमेज हो जाएंगे तो टिश्यू जो होगा, वो अदर जो टिश्यू होंगे वो इन्फेक्ट नहीं हो पाएंगे. तो इस तरह से ये पहला जो होता है वो प्लांट इनहिबिट करता है. अटैक जब होता है, इन्फेक्शन ज्यादा ना हो, तो ऐसे ये वर्क करता है. ठीक है, अब इसकी पीछे की कहानी तो आपको पता लग गया ना, क्या क्या है इसमें जो मेन करेक्टर आप बोल सकते हो. मे बी DAMP रिलीज हुए. ठीक है, PAMP रिलीज हुए. ठीक है, और MAMP रिलीज हुए. ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, एलिसिएटर की तरह वर्क कर रहे हैं, जो कि रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रही है, प्रोग्राम सेल डेथ. ये था फर्स्ट. और ये कब हो रहा है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में, विद इन आवर्स में ही हमें देखने को मिल रहा है. अब जो सेकंड आता है आपका, वो कौन सा आता है, SAR. ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट SAR और ISAR, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके. ठीक है, तो ये एक आप बोल सकते हैं एक रीजन है जहां से क्वेश्चन बनते हैं. तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अपने पढ़ना है अच्छे से. ठीक है, अब बात करते हैं हम SAR की और ISR की. ठीक है, तो जो SAR है उसका नाम क्या है, सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस. ठीक है, a plant that survive local pathogen infection and often develop increased resistance toward the subsequent attack and phenomena which is known as systemic acquired resistance. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब इसकी बात करें तो कोई प्लांट है. ठीक है, उसके एक पार्ट में इन्फेक्शन हुआ है, तो बाकी पार्ट में इन्फेक्शन ना हो. ठीक है, तो उस तरह से रेजिस्टेंस को जनरेट करता है, या फिर रिस्पॉन्स को जनरेट करता है कि अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स में ना हो, तो उसे हम बोलते हैं सार. अब होता ही क्या है, ये काउज्ड बाय द कंपैटिबल पैथोजन. ठीक है, इसमें क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड एक्शन एट नेक्रोटिक एरिया अलोंग विद द PR प्रोटीन. अच्छा, इसको अब रहने दो, होल्ड करके रखो, इसको अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे. ठीक है, तो हमने अभी तक दो पढ़े, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स और SAR. तो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स क्या है, विद इन आर ही वर्क करने वाला. ठीक है, कि एक जो जहाँ पे साइट ऑफ इन्फेक्शन है उसके जो आसपास का टिश्यू एरिया है या उसके आसपास के सेल क्या हो जाएंगे,
डेड डेड कर दिया जाएगा उनको, ठीक है। और दूसरा है सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या होता है कि किसी प्लांट में एक पार्ट पे इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो अदर जो पार्ट के प्लांट हैं, लीफ हो सकती है, स्टेम के वाली ब्रांचेस होती हैं, उसमें रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है कि जो भी पैथोजन अटैक कर रहा है वो अदर वाले पार्ट में ना अटैक करे, ठीक है। अब इनकी एक बार डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, ठीक है। इट स्टार्ट विद इन द 24 आवर्स, ठीक है। डेथ ऑफ द लोकल टिश्यू हमें देखने को मिलता है, सेल वॉल कंपोजिशन चेंज हो जाती है, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, रिलेटेड प्रोटीन आर फॉर्म, ठीक है। अब ये होता कैसे, देखिए ये है आपका पैथोजन, ठीक है। इनकी अपनी सरफेस प्रोटीन्स होंगी, जैसे कि फ्लैजेला, पीलिया और पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। इसके पास क्या है, ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, और ये मैंने आपको क्या बताया था, पीआरआर, पीआरआर, ठीक है। इन्होंने अपने पैथोजन एलिसिटर के साथ कंबाइन किया, ठीक है, मतलब कंबाइन किया इन्होंने, और फिर क्या किया इन्होंने, आगे की सिग्नलिंग को शुरू किया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप थोड़ा यहाँ यहाँ से देखो तो क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ का सिग्नल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डेथ हो जाती है, ठीक है। इस पे हम दोबारा आएंगे, मतलब सिंपली मैंने आपको यहाँ पे ये बताया हुआ है, राइट। ये जो पी प्रोटीन है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये जो पी आर प्रोटीन्स है ना, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो सेकंड हमने पढ़ा वो क्या था, सिस्टेमिक एक्वायर्ड रिस्पॉन्स। अब ये क्या होता है, दिस रिस्पॉन्स इज अगेंस्ट पैथोजेनिक माइक्रोब्स के बारे में हमें देखने को मिलता है, caused by the compatible pathogen, salicylic acid action at necrotic area along with the PR protein production। तो ये बात रखना कि जब भी सार होता है तो वहां पे सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, और इससे रिलेटेड हमें सिग्नलिंग देखने को मिलती है। क्या बोला मैंने, पहला, जब भी सार होता है इसके साथ क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड की हमें सिग्नलिंग देखने को मिलती है। अब कंपैटिबल होस्ट क्या है, जो कंपैटिबल हो इन्फेक्ट करने के लिए, वो आता है कंपैटिबल होस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्या, जैसे ही हर्बीवोर अटैक हुआ जैस्मोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जब पैथोजन अटैक होता है तो सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो चुकी है कि जैस्मोनिक एसिड कब रिलीज होता है और सैलिसिलिक एसिड कब रिलीज होता है। तो ये कंफ्यूज मत होना, ये वाली लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, पैथोजेनिक माइक्रोब्स। जब पैथोजेनिक वर्ड आ गया तो जैस सैलिसिलिक एसिड आ गया, सैलिसिलिक एसिड वर्क करेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो होते क्या है, सैलिसिलिक एसिड राइज ड्रामेटिकली इन द जोन ऑफ इन्फेक्शन आफ्टर द इनिशियल अटैक। अब जैसे अटैक होता है उसके बाद सैलिसिलिक एसिड की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, एंड इट इज थ्राउ टू स्टैब्लिश सार इन अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। जैसे ही इंक्रीज होगी तो वो अदर पार्ट जो प्लांट के हैं ना उनको क्या कर देगा, सार के लिए एक्टिव कर देगा, ठीक है। दिस इज द एविडेंस दैट मिथाइल सैलिसिलेट में बी द मोबाइल सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ तक आप देखो, तो 2 मिनट एक बार आगे देखती हूँ, मैंने आगे लिखा है कुछ इसके बारे में ही नहीं। हुआ क्या, अब हम बोल रहे हैं कि जैसे कि अगर आप बात करो, ये प्लांट है, इसके अपर लीफ में किसी पैथोजन ने अटैक कर दिया, ठीक है। पैथोजन ने अटैक किया तो सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन हुई। अब सैलिसिलिक एसिड जो यहाँ पे फॉर्म होता है ना वो बहुत सारे पार्ट ऑफ प्लांट्स में मूव करता है। अब हमको पता है कि जो हमने देखा था कि जो सैलिसिलिक एसिड है वो किसी अदर कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाता है और एक स्टेबल फॉर्म बनाता है, और जो सैलिसिलिक एसिड मूव करता है अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में वो कौन सा होता है, मिथाइल सेलिसाइक्लेट। तो ये ध्यान रखना, जो सैलिसिलिक एसिड है वो अलोन मूव नहीं करता, वो मिथाइल सेलिसलेट फॉर्म में मूव करता है अदर पार्ट ऑफ प्लांट में, ठीक है। और वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू ये मूव करता है और सार को जनरेट करता है, ठीक है। अब हमें पता कैसे चला कि ये क्या हो रहा है, इन एरोबिडोप्सिस म्यूटेशन इन अ DIR1, जिसका नाम है डिफेक्टिव इन इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। इस जीन को क्या किया हमने, ब्लॉक द सार रिस्पॉन्स। अब जब DIR1 एक ऐसी जीन है जो कि सार रिस्पॉन्स करवा रही है, जैसे इसमें म्यूटेशन हुई तो सार रिस्पॉन्स होना बंद हो गया, एंड द DIR1 जीन इज स्पेसिफिकली एक्सप्रेस्ड इन द फ्लोएम। तो ये याद रखना कि जो SAR1 जीन होती है वो फ्लोएम में एक्सप्रेस होती है। तो DIR1 जीन इनकोड अ लिपिड ट्रांसफर प्रोटीन
suggesting that long distance signaling may involve a lipid। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, देखो मैंने इतना बोला कि जो सैलिसिलिक एसिड है जैसे वो फॉर्म हुआ तो वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू मूव करता है, ये इतना तो आपको पता लग गया। ठीक है, अब विद टाइम क्या हुआ कि अरबिडोप्सिस में DIR1 की हमने म्यूटेशन कर ली। ठीक है, जब म्यूटेशन की तो हमें पता सारी रिस्पॉन्स हमें देखने को ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब देखो जो साथ में हमें ये पता लगा कि जो DIR1 जीन है वो फ्लोइम में एक्सप्रेस हो रही है। अब फ्लोइम में ये इसका प्रोडक्ट बन ही नहीं पा रहा है, तो सार एस सैलिसिलिक एसिड को कौन मूव कराएगा। ठीक है, जब सैलिसिलिक एसिड वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू मूव ही नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा, सार हमें देखने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां से पता लगा कि जो वेस्कुलर सिस्टम है वो इंपॉर्टेंट होता है सैलिसिलिक एसिड को मूव करवाने में, बहुत सारे पार्ट ऑफ प्लांट्स में। ठीक है, आगे समझ लग गया। तो यहाँ से दो बातें हमें पता लगी कि जब पैथोजन अटैक होता है तो सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और जब सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो कैसे मूव करता है, मिथाइल सैलिसाइक्लेट फॉर्म में मूव करता है, और किसकी हेल्प लेता है, वेस्कुलर टिश्यू की हेल्प लेता है। ठीक है, और उसको मूव कराने वाले आप बोल सकते हो कि DIR1 जीन रिस्पॉन्सिबल होती है, उसके प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये कहाँ पे एक्सप्रेस होती है, फ्लोइम में होती है। इन केस अगर इसमें कोई म्यूटेशन हो जाए तो ये वाली जीन क्या करती है, अपना प्रोडक्ट नहीं बना पाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, मूव नहीं कर पाता है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, क्लियर होगी। ये हम लिखा हुआ है DIR1 जीन इनकोड अ लिपिड ट्रांसफर प्रोटीन। तो यहाँ से ये बात क्लियर होगी। तो अभी तक हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैं, ये हमने हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, और हमने सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस पढ़ लिया है। अब जो लास्ट बचता है वो से हम देखते हैं, एक होता है इंड्यूस्ड सिस्टेमिक रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है वो एक्चुअल में पैथोजन इन्फेक्ट नहीं करते हैं, तो वो एक डमी गेम खेल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हम एक डमी मॉडल बनाते हैं ना, पर एक्चुअल में मॉडल नहीं होता, पर हम डमी बनाते हैं कि हाँ एक्चुअल में मॉडल ऐसा होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट है, प्लांट की रूट्स के पास जो राइजोस्फीयर होती है, तो उसमें कुछ बेनिफिशियल माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जब जिसके थ्रू रूट को पता लगता है कि हाँ इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमें इम्यूनिटी को डिवेल्प करना है। ठीक है, तो ये आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो प्लांट है वो डमी गेम खेल रहे होते हैं इनके साथ कि हाँ कि जो एक्चुअल में पैथोजन होगा या एक्चुअल में जो माइक्रोब्स होंगे तो ये केमिकल रिलीज करेंगे, और आपको ऐसे इम्यूनिटी जनरेट करनी है, तब इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड सिस्टेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, जबकि सार में क्या हो रहता है, एक्चुअली में इन्फेक्शन हो रहा होता है, जबकि ISR में इन्फेक्शन नहीं हो रहा होता है। ठीक है, इंट्रैक्शन विद द नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ये ध्यान रखना कौन सा है, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जबकि यहाँ पर क्या थे, पैथोजेनिक स्पीशीज थी सार में, बट इसमें नहीं होता है। ठीक है, लाइक राइजोबिया कैन ट्रिगर द इंड्यूस सिस्टेमिक रेजिस्टेंस काउज्ड बाय द इनकम्पैटिबल पैथोजन। तो ये ध्यान रखना क्या होते हैं ये, इनकम्पैटिबल पैथोजन। ठीक है, सार में कंपैटिबल पैथोजन था, ISR में इनकम्पैटिबल पैथोजन है, ऐसा पैथोजन जो कि इन्फेक्शन नहीं कर सकता है। नो SAPR प्रोटीन प्रोडक्शन, जैस्मोनिक एसिड एंड इथाइलिन इज इन्वॉल्व। तो ISR में क्या होता है, इसमें ना सैलिसिलिक एसिड बनता है ना PR प्रोटीन बनती है, इसमें सिर्फ बनता है जैस्मोनिक एसिड और इथाइलिन। तो ये चीजें हैं जो कि सार को और ISR को अलग करती हैं एक दूसरे से, पता लग गया। ठीक है, अब अगर हम बोलें तो सार में क्या होता है, एक्चुअल में अटैक होता है, जब एक्चुअल में अटैक होगा तो क्या होगा, जैस्मोनिक एसिड बनेगा, और साथ में PR प्रोटीन्स बनेंगी, जो PR प्रोटीन्स बनेंगी, और ये कब होता है, जब कंपैटिबल पैथोजन होता है, मतलब ऐसा पैथोजन जो इन्फेक्शन कर सके। यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। अब एक आता है इंड्यूस सिस्टेमिक रेजिस्टेंस, इसमें क्या होता है कि जो भी पैथोजन होते हैं नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होंगे, मतलब वो पैथोजेनिसिटी को शो ही नहीं कर पाएंगे, वो इन्फेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, और जब इन्फेक्ट कर ही नहीं पाएंगे तो ना ही इसमें सैलिसिलिक एसिड की सॉरी जैस्मोनिक एसिड की प्रोडक्शन होगी, ना इसमें PR की प्रोडक्शन होगी प्रोटीन्स की। इसमें सिर्फ क्या बनता है, ओनली एंड ओनली जैस्मोनिक एसिड एंड इथाइलिन। तो ये डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन दोनों के ऊपर आते हैं कि इनकी जो मैकेनिज्म है ये कैसे वर्क करते हैं प्लांट्स में, उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं, यहाँ पर ISR को जो मैंने पहले पीछे लिखा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये देखो
ये बैक्टीरिया हैं राइजोस्फीयर में, जो कि राइजोबिया, ये क्या कर रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं। देख पा रहे हो आप, माइक्रोबियल सिग्नल। ठीक है, ये सिग्नल दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, प्लांट को अडेप्ट करवा रहे हैं कि एक्चुअल में जब इन्फेक्शन हुआ तो ऐसे करना है आपने। ठीक है, बेनिफिशियल राइजो बैक्टीरिया ट्रिगर्ड आईएसआर बाय प्राइमिंग द प्लांट फॉर potentiated activation of various cellular defense responses which are subsequently induced upon pathogen attack। ठीक है, और जैसे कि आप देख सकते हो कि पोटेंशिएटेड रिस्पॉन्सेज में क्या क्या आता है, ऑक्सीडेटिव ब्रस्ट आता है, सेल वॉल री इन्फोर्समेंट आता है, accumulation ऑफ डिफेंस रिलेटेड इंजाइम्स आता है। ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आता है। तो ये हमें आईएसआर में देखने को मिलते हैं। और साथ में इसमें क्या हो रहा होता है, जैस्मोनिक एसिड प्लस इथाइलिन की फॉर्मेशन होती है। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। तो यहाँ तक हमने तीन पढ़े, कौन कौन से, HR, SAR और ISR। अब आपको ये देखना है कि जो SAR है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला आपका इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सारा का सारा पूरा तैयार कर, आपको एक माइंड मैप तैयार कर दिया कि कैसे हम पहले प्राइमरी से चले थे, फर्स्ट लाइन से चले थे, सेकंड लाइन से चले थे, फिर इंडिविजिबल इस पे आ गए, और फिर हमने HR, SAR और ISR पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है कि इन सभी प्रोसेस में सैलिसिलिक एसिड मोड ऑफ एक्शन इन द अब्सेंस ऑफ पैथोजन। जब पैथोजन नहीं है तब कैसे वर्क हो रहा था। ठीक है, तो एक बार देख लो, इसके ऊपर पर नजर घुमा लो। ठीक है, आप देख पा रहे हो जब इन्फेक्शन नहीं तो सैलिसिलिक एसिड की प्रोडक्शन भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ प्रोटीन है NPR1, कुछ प्रोटीन है एक NPR3 और कुछ है NPR4। तो यहाँ पर आपको यूबिक्विटीन भी देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं कि जो NPR1, 3 और 4 है ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, जो NPR1 है, ठीक है, उसी से ड्राइव्ड क्या है, NPR3 और NPR4, एक्टिंग एज अ सैलिसिलिक एसिड रिसेप्टर। तो एक्चुअल में ये क्या है, रिसेप्टर की तरह वर्क करने, जो आपने NPR देखा ना, 1, 3 और 4, ये रिसेप्टर की तरह वर्क करने। ठीक है, और साथ में क्या, ये क्यूलिन 3, E3 यूबिक्विटिन लाइगेस पाथवे में भी वर्क कर रहे होते हैं। क्लियर। ठीक है, जो NPR1 है वो मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और ओलिगोमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। क्या बोला मैंने, मोनोमेरिक फॉर्म और ओलिगोमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यहाँ से NPR1 का भी पता लग गया। ठीक है, थोड़ा और देखते हैं। सैलिसिलिक एसिड इनसेंसिटिविटी म्यूटेंट अनएबल टू सिंथेसाइज PR प्रोटीन इन रिस्पॉन्स ऑफ द सैलिसिलिक एसिड। तो एक बात तो आपको पता लगी कि जो सैलिसिलिक एसिड होती हैं, जो सैलिसिलिक एसिड होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं PR प्रोटीन की प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, तभी ये लाइन ये हमें ये बता रही है कि अगर सैलिसिलिक एसिड इनसेंसिटिव म्यूटेंट हुआ, जो सेंस नहीं कर पाए सैलिसिलिक एसिड को, वहां पर PR प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगी। ठीक है, और PR प्रोटीन्स एक एट द एंड रिस्पॉन्स क्रिएट करती हैं। ठीक है, PR प्रोटीन में एक्चुअली होता क्या है, PR जो प्रोटीन है वो कुछ इंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जो स्टेबलाइज करते हैं। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो PR प्रोटीन क्या है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि PR1 है तो एंटी फंगल है। ठीक है, जैसे PR12 क्या है, डिफेंसिव है। ठीक है, जैसे कि PR9 क्या है, पेरोक्सीडेज इंजाइम है। तो ये एक्चुअली इंजाइम के ही नाम है, PR1, 2, 3 अप टू 17। ठीक है, जैसे कि PR15 क्या है, ऑक्सैलेट ऑक्सीडेज है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो PR प्रोटीन क्या है, काइटिनेज है। ये तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देखो, अगर काइटिनेज है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, काइटिन को ब्रेक करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ तो PR4 रिलीज होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसको, दोबारा वापस आते हैं। ऑल्दो PR1 NPR1 प्रोटीन डज नॉट बाइंड सैलिसिलिक एसिड। एक्चुअली में जो NPR1 है ना वो खुद नहीं बाइंड करती है, उससे जो ड्राइव्ड NPR3 और NPR4 हैं वो बाइंड करती हैं। ठीक है, सुजेस्टिंग दे माइट एक्ट एज अ सैलिसिलिक रिसेप्टर। तो आपको यहाँ से क्या पता लगा कि जो रिसेप्टर है एक्चुअल में सैलिसिलिक एसिड का वो कौन है, NPR3 एंड NPR4। ठीक है, जबकि जो NPR1 है वो बाइंड नहीं कर पाता। ठीक है, जबकि जो NPR3 और NPR4 है वो उसी से ड्राइव है। यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। ठीक है, तो ये वाली लाइन एक बार पूछी गई थी कि जो NPR3 और 4 है वो किससे ड्राइव्ड है, किसका पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर होगी। और साथ में NPR1 क्या बोला हमने, मोनोमेरिक और ओलिगोमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इस स्लाइड के ऊपर आते हैं। ठीक है, द फंक्शन ऑफ NPR1 इज टू एक्टिवेट द सैलिसिलिक एसिड रिस्पॉन्सिव जीन इन्वॉल्व इन द डिफेंस
परहैप्स बाय द प्रमोटिंग द डिग्रेडेशन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, तो ये डिफेंस में जनरेट होने वाली प्रोटीन है, ये उसको करता है, ये बनाता है ये। अब देखते हैं जो NPR1 है, जब सैलिसिलिक एसिड नहीं होता है तो ओलिगोमराइज फॉर्म इन साइटोप्लाज्म, ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन। तो साइटोप्लाज्म में ये किस फॉर्म में हो जाता है? ओलिगोमराइज फॉर्म में हो जाता है ये। ठीक है, और जब NPR न्यूक्लियस में होता है तब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस डायग्राम से आपको इतना तो पता लग रहा है कि ये ओलिगोमर फॉर्म में है, कब? साइटोप्लाज्म में है। ठीक है, कौन से? इसमें ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में है। और जब न्यूक्लियस में है क्या, ये मोनोमेरिक फॉर्म में, रिड्यूसिंग कंडीशन में जब होते हैं। तो यहाँ से ये वाली बात पता लगी, ओलिगोमेरिक कब? जब साइटोप्लाज्म में है, ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में है, और रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में, न्यूक्लियस में, मोनोमेरिक में फॉर्म में है। तो ये ऐसे ऐसे लाइंस में वो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। Prior to infection, under these condition, NPR1 associated with the NPR4 and is rapidly degraded by the 26S proteasomal pathway, and this prevent the defense response from being inactivated unnecessarily। अब देखो, ये जो NPR1 है, जब कोई भी सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या करता है? NPR4 के साथ बाइंड कर जाता है, और क्या होता है? यूबिक्विटिनेशन हो जाती है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो NPR3 है और NPR4 है, वो क्या है एक्चुअल में? E3 लाइगेस इंजाइम्स हैं। और आपको पता है E3 लाइगेस कौन से होते हैं? जो कि यूबिक्विटिनेशन कराते हैं। तो ये NPR1 को यूबिक्विटिनेट कर देता है। ठीक है, ताकि कोई भी फालतू के जो है इंजाइम्स या पाथवे हैं वो रन ना हो। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर होगा जब सैलिसिलिक एसिड नहीं फॉर्म होता है। तो जब सैलिसिलिक एसिड नहीं होता है तो दो तीन आपको चीजें याद रखनी है। पहली, NPR1 को डिग्रेड कर दिया जाता है, NPR4 के जब ऐड होता है तब डिग्रेड कर दिया जाता है NPR1 को। और NPR1 न्यूक्लियस में अकेला ही आता है, जबकि साइटोप्लाज्म में वो ओलिगोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये तीन लाइन थी जब सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना इन लाइंस को, और यही लाइंस क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, पार्ट सी में। अब बात करते हैं कि जब सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट होता है, मतलब जब पैथोजन अटैक होता है तब क्या होता है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी प्लांट में अटैक होता है तो हमें सैलिसिलिक एसिड का रिस्पॉन्स दो पार्ट में देखने को मिलता है। पहला, जहाँ पे अटैक हुआ होता है, और अदर्स पार्ट, क्योंकि हमने ये तो देखा था कि सैलिसिलिक एसिड मूव करता है अदर पार्ट्स में, तब क्या होता है। अब देखो, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये क्या है? प्राइमरी इन्फेक्शन और इन्फेक्टेड टिश्यू, और दूसरा क्या है? इन नॉन इन्फेक्टेड टिश्यू। अब जहां पे इन्फेक्शन हुआ होता है तो अब देखो सैलिसिलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है। ठीक है, और जहां पर इन्फेक्शन नहीं हुआ तो वहां पे सैलिसिलिक एसिड की कंसंट्रेशन इतनी कम है। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है, देखो, जैसे इन्फेक्शन होता है तो NPR1 मूव कर जाती है न्यूक्लियस में। ठीक है, न्यूक्लियस में मूव कर जाती है। अब आपको पता है तब क्या होता है, जो सैलिसिलिक एसिड होता है वो NPR फॉर्म के साथ कंबाइन कर जाता है, और जब इसके साथ कंबाइन कर जाता है तब क्या होता है? ये वर्क नहीं कर पाता है। उस केसेस में क्या होता है कि जो NPR3 के साथ एसोसिएटेड सैलिसिलिक एसिड होता है, ये NPR1 को डिग्रेड कर देता है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एक हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स की तरह भी वर्क करता है, या फिर टिश्यू को डेड करवा देता है। ठीक है, अगर जो सैलिसिलिक एसिड दूसरे पार्ट में मूव करता है तब क्या होता है कि देखो, ये NPR1 अंदर आया, मूव किया, अब इसकी कंसेंट्रेशन थोड़ी कम है एज कंपेयर टू इसके कंपैरिजन में। तो सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो सिर्फ NPR4 के ही साथ कंबाइन कर पाता है। जब ये इसके साथ कंबाइन कर जाता है तो ये NPR1 को डिग्रेड नहीं कर पाता है। ठीक है, जबकि जो NPR3 है ये तब वर्क करता है जब इसके पास सैलिसिलिक एसिड हो। अब इसके पास सैलिसिलिक एसिड है ही नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास सैलिसिलिक एसिड की कंसेंट्रेशन बहुत कम है। तब ये जो NPR1 है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो जब ये फ्री होता है तो अपने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ कंबाइन करता है, और जितनी भी हमने PR प्रोटीन्स पढ़ी उनको जनरेट कराता है, जैसे कि एंटी फंगल प्रोटीन होगी, काइटिनेज होगी। ठीक है, जो हमने अभी भी देखी, राइट। तो ये सारा का सारा इसमें मैंने यहाँ लिखा हुआ। क्लियर? तो क्या क्या बताया, जब इन्फेक्शन हुआ वहां पे सैलिसिलिक एसिड की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, तो वो NPR3 के साथ भी कंबाइन करेगी और NPR4 के साथ भी कंबाइन करेगी। बट इस केसेस में क्या होता है कि NPR3 डिग्रेड करती है NPR1 को। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको लिखने हैं, जो आपको याद रखने हैं। क्या? पहला क्या है कि जो NPR4 है उसके साथ सैलिसिलिक एसिड बाइंड कर जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, NPR
थ्री के साथ भी सैलिसिलिक एसिड बाइंड कर जाता है, और ये क्या कराता है, NPR1 की डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन कराता है ये, ठीक है, लग गया पता, राइट। और यहाँ पर जब सैलिसिलिक, यहाँ पर कोई भी टिश्यू इन्फेक्शन नहीं हुआ है या फिर अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, इस केसेस में क्या होता है, जो सैलिसिलिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। जब ये कम होती है तब क्या होता है, ये सिर्फ किसके साथ बाइंड कर जाता है, NPR4 के साथ ही बाइंड करता है, ठीक है। आपको पता है जब ये NPR4 सैलिसिलिक एसिड के साथ बाइंड कर जाएगा तो ये कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जो NPR3 है उसके पास सैलिसिलिक एसिड होता ही नहीं है, तो ये वर्क नहीं करता है, अपना कोई वर्क नहीं शो कर पाता है। और यहाँ पर क्या होता है, NPR1 जो होती है वो फ्री हो जाती है और क्या करती है, PR प्रोटीन्स को बनाती है। तो जो हमने PR प्रोटीन्स देखी थी अप टू 17 तक वो सारी बनती हैं, कुछ कुछ जैसे एंटी फंगल हो गया, काइटिनेज हो गया, ठीक है, सारी की सारी बनती हैं। अब सेम यही यही स्टेटमेंट उठ के पार्ट सी में आती है कि अपॉन इन्फेक्शन या एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्टेड टिश्यूज में क्या क्या होता है, किसकी कंसंट्रेशन कहाँ होती है, NPR कहाँ फॉर्म होता है, कहाँ डिग्रेड होता है, कहाँ पे स्टेबल रहता है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर। तो हमने जिस रिसेप्टर की बात करती है उसको बनाने वाली कौन सी जीन होती है, आर जीन्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं साइटोसोलिक आर्जिन, जो कि एक्चुअल में क्या है, ल्यूसिन रिच डोमेन है, ठीक है। तो इनकोडेड अ प्रोटीन रिसेप्टर, जो हम PR देख रहे थे वो इन प्रोटीन, हाँ उनको ये बनाते हैं, ठीक है, दैट बाइंड टू द पैथोजन मॉलिक्यूल्स, मतलब जो हम ये देख रहे थे, ये वाली देख रहे थे, इन प्रोटीन को बनाते हैं, राइट। तो देखो जो हमने होल्ड करके रखा था कि प्रोग्राम सेल डेथ होती है, सैलिसिलिक एसिड बनता है, PR प्रोटीन्स बनती हैं, और यहाँ पे सार हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स है वो सार के साथ लिंक करता है, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, ठीक है। तो पैथोजन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एलिसिटर की तरह वर्क करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, जो कि प्रोटीन हो सकते हैं, पेप्टाइड हो सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ द AVR जीन्स, ठीक है, या एवेलेंस जीन, या प्रमोट इन्फेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा होगा कि कुछ जेनेटिक्स में क्वेश्चन बनते हैं जिसमें कि AVR प्रोटीन्स म्यूटेंट होती है, AVR करके होता है, ठीक है। तो ये AVR जीन की इसमें प्रेजेंट होती है, पैथोजन में प्रेजेंट होती है, जैसे कि प्रोटीन और पेप्टाइड वो से रिलेटेड है, ठीक है। तो आर्जिन का प्रोडक्ट होता है रिसेप्टर, और रिसेप्टर, ये जो हम PRR पढ़ रहे थे ना, PRR, यही एलिसिएटर के बाइंड करने के बाद रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ठीक है। और साथ में इस पे भी क्वेश्चंस आए हैं बहुत ज्यादा, एक होता है एक्सीटॉक्सिन, एक होता है एक्सीटॉक्सिन, ये मेनली टारगेट करता है होस्ट हिस्टोन डीएसिटाइलेस को, जो कि फंगस से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आए हुए तो आप इसको देख लेना। वैसे इसका एग्जाम्पल है, एक्सीटॉक्सिन कहाँ से मिलता है हमें, फ्यूसिको सिन काउज करता है स्टोमेटल ओपनिंग और विल्टिंग इन लीव्स, क्या, और इससे किससे देखने को मिलता है हमें, फ्यूसिको कोकम एमाइडाइलियम, ठीक है, ये अब देख लेना। और साथ में ये साथ में लिखा हुआ मैंने, इट इज द फंगल फाइटोटॉक्सिन, और FC इंड्यूस द एक्टिवेशन ऑफ H पॉजिटिव ATPase इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो देख रहे हो रिसेप्टर वो एक्चुअली में क्या है, PRR, पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग रिसेप्टर, किसके साथ बाइंड कर जाता है वो, मैप्स के साथ। सो कौन सिंथेसाइज करता है, R जीन सिंथेसाइज करती है, ठीक है। तो इसके बारे में यही था। अब थोड़ा देख लेते हैं, एक है पैथोजन ट्रिगर्ड इम्यूनिटी, एक है ETI, ठीक है। अब हमने जब इंड्यूस में पढ़ा था तो हमने एक स्पेसिफिक भी पढ़ा था, एक तो हमने जनरल पढ़ा था, एक हमने स्पेसिफिक पढ़ा था। तो स्पेसिफिक में ये आता है PTI और ETI, क्या आता है, PTI और ETI। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, पैथोजन आया, पैम्स आए, ठीक है, पैथोजन रिएक्ट करे, PRR के साथ कंबाइन करे, तो यहाँ पर क्या ट्रिगर होगी, पैथोजन ट्रिगर्ड इम्यूनिटी होगी। क्लियर, क्या होगी, पैथोजन ट्रिगर्ड इम्यूनिटी होगी। जैसे कि MAP के कैस्केड रन होता है, PR प्रोटीन्स बनती हैं, आयन फ्लक्स होता है, काइटिनेज बनती है, फाइटोलैक्सिन बनती है। तो देखो यहाँ पर सार भी बन रहा है और हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स भी शो हो रहा है। क्लियर। और ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे बैक्टीरिया के साथ ये वाले मैम्स, डैम्स, और ये जो कि रिसेप्टर लाइक प्रोटीन्स और रिसेप्टर लाइक काइनेसेस बनते हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है PTI। फिर जो दूसरा है वो है इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। अब इसमें क्या होता है, देखो पैथोजन ने अपने कुछ इफेक्टर मॉलिक्यूल्स को रिलीज किया, मतलब पैथोजन आया,
उसने कुछ अपने मॉलिक्यूल्स को रिलीज किया, ठीक है। और साथ में क्या होता है कि अगर जो है प्लांट सेंस करे पैथोजन के मॉलिक्यूल्स को, तो यहाँ से क्या होता है कि देखो, इसमें क्या होता है कि हमने पीटीआई तो पढ़ लिया था, पैथोजन ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। जब ये इम्यूनिटी होगा तो जब ये वाला पाथवे रन होगा तो इम्यूनिटी डिवेल्प होगी। इसको स्टॉप करने के लिए ये होता है एक इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है कि जो पैथोजन होता है वो अपने कुछ इफेक्टर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता है। जब ये रिलीज करता है तो ये जो पीटीआई वाला पार्ट देख रहे हो ना, इसको इनहिबिट कर देता है ये, ठीक है। जब इसको इनहिबिट कर देता है तो इसके लिए जो इम्यूनिटी जनरेट होती है उसको बोलते हैं इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। अब इनको जो सेंस करता है वहां पर आती है आरपीआर प्रोटीन्स आती है, ठीक है। मतलब आर जीन्स जो है वो जो जनरेट करती हैं पीआरआर रिसेप्टर, वो इनको सेंस करते हैं फिर, ठीक है। और फिर हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि अब इसमें देख सकते हो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ये देखो इफ्लक्स होती है, इनफ्लक्स कैल्शियम का होता है, इफ्लक्स के पॉजिटिव आयंस का होता है, ठीक है। तो ये जो हमने पहले देखे कुछ वही वाले हमें रिस्पॉन्सेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, राइट। इसमें इफेक्टर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है। एक तो आउटसाइड जनरेट कर रहे थे, इसमें होता है इनसाइड। इनसाइड होता है मतलब जो पैथोजन होता है उससे फॉर्म होते हैं इफेक्टर मॉलिक्यूल्स, वो उसको सेंस करते हैं रिसेप्टर, फिर इम्यूनिटी को ट्रिगर करते हैं। क्लियर। तो यहाँ से आपका जो है वो खत्म हो गई।